इस कार्यक्रम में यूपीएससी और आरएएस की परीक्षा के संदर्भ में करंट अफेयर्स और जरूरी मुद्दों पर चर्चा होती है। हमारा उद्देश्य किसी धर्म, जाति, स्थान, व्यक्ति को आहत करना नहीं है। हमारे विचार केवल शिक्षित समाज बनाने के दिशा में है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एबी प्लस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित बुडानिया और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नॉलेज कॉर्नर। इस कार्यक्रम की बात करेंगे तो यूपीएससी और आरएएस के करंट अफेयर्स के मुद्दों पर विशेष चर्चाओं को करने के लिए बनाया गया कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है केशवानंद भारती केस बनाम भारत सरकार 1973 का मामला। ये भारत के संविधान के, भारत के इतिहास को कह दूं या भारत के राजनीतिक पृष्ठभूमि जो व्यवहारिक राजनीति है, उन तीनों संदर्भ में भारत के इतिहास का सर्वोपरि केस रहा, ऐतिहासिक केस रहा है। ये केस भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका विधायिका या ये कह दूं कि सरकार और न्यायपालिका के बीच में एक संघर्ष का दौर रहा है। ये केस ऐसा है जो भारत के संविधान की कमजोरी और भारत के संविधान की ताकत का एक तरीके से संघर्ष का दौर रहा है। ये कह दूं कि ये केस ऐसा है कि जो भारत के संविधान की कमजोरियों का लाभ उठाकर जो अनैतिक तरीके अपनाए जा सकते थे उनके समाधान का केस रहा है। एक ऐसा महत्वपूर्ण केस रहा है जिसने अपने फैसले से ये साबित कर दिया कि कभी भी कोई जनता, कोई सरकार जो है वो संविधान से सर्वोपरि नहीं हो सकती। हालांकि इस केस के बाद में अनैतिक कार्य कम नहीं हुए, वो निरंतर बढ़ते गए, पर इस केस ने अपनी मजबूती प्रदान की और आज इसी केस की बदौलत भारत का संविधान सर्वोपरि बना हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ था इस केस के अंदर, किस तरीके की पृष्ठभूमि है, उन सभी मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस केस को बहुत से लोग केवल केशवानंद भारती जो एक पीठ के अध्यक्ष थे, केवल वहीं तक लोग इसको सीमित कर लेते हैं, पर ये उचित नहीं है। इस केस की हकीकत यह है कि देश में संविधान लागू होने के बाद से लेकर 1973 तक जितने नैतिक और अनैतिक मुद्दों पर विवाद थे, जितने सरकार के कानून, सरकार के द्वारा आदेश जो पारित किए गए थे और यदि वो गलत थे तो उन सब का समाधान करने और भविष्य में इस तरीके की कोई गलती दोबारा ना दोहराई जाए, इसके लिए इस केस का फैसला महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब हम एग्जाम के हिसाब से बात करेंगे तो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसमें अभी तक की सबसे अधिकतम जो जजों की बेंच है वो बैठी है। ये एक संवैधानिक पीठ थी, कॉन्स्टिट्यूशनल केस था, इसलिए संविधान की सबसे बड़ी पीठ अभी तक के भारत के इतिहास में जो बैठी थी वो इसी केस के अंदर बैठी थी। तो कुछ आंकड़े हैं, पहले हम उन पर चर्चा करते हैं, बाद में इस केस पर आते हैं और बाद में वो सभी पृष्ठभूमियां चर्चा करते हैं जिसकी वजह से ये केस चर्चा का केंद्र रहा। घटना है 24 अप्रैल 1973 की। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। इस फैसले का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि फैसला खुद अपने आप में 700 पेज के अंदर था और फैसला सुनाने का काम 13 न्यायाधीशों के द्वारा किया गया था, जो उस समय की अधिकतम सीमा थी। इतने ही न्यायाधीश संविधान में, सुप्रीम कोर्ट में हुआ करते थे। तो 13 के 13 न्यायाधीश जो फुल बेंच है वो बैठी और इस संवैधानिक मामले पर उन्होंने फैसला सुनाया। हालांकि न्यायाधीश भी एकमत नहीं थे। ये जो फैसला सुनाया गया ये 7:6 में सुनाया गया कि 7 न्यायाधीश जो थे वो तो इस फैसले के पक्ष में आए और उतनी ही लगभग बहुमत यानी 6 लोग जो हैं 13 में से वो इस फैसले के विरोध में थे, वो इस फैसले से खुश नहीं थे। ऐसे में एक बहुत बड़ा विरोध जिसको हम लोग कह सकते हैं कि वो जारी रहा। इस 700 पेज के फैसले में जब 13 न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया तो एक ऐसा फैसला था जो सरकार के सभी मंसूबों को हमेशा के लिए खत्म कर चुका था, उनके अनैतिक चीजों को खत्म कर चुका था। लेकिन इस केस के परिणाम नकारात्मक रहे, या ये कहूं कि इस केस के जिन लोगों ने सकारात्मक दृष्टिकोण से भारत के संविधान की रक्षा की थी उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ। हमारे यहाँ वैसे भी एक बहुत बड़ा विरोध है, एक परिस्थितियां चलती हैं कि न्यायपालिका जो है यदि वो सरकार के पक्ष की होती है तब तो उस न्यायपालिका को लोग अच्छा रखते हैं, और अब न्यायपालिका भी जिसको हम लोग कहते हैं कि स्टंट के मोड पर रहती है कि वो भी ये चाहती है कि देश में वो अपने आप को सर्वोपरि रखे। लेकिन जो मूल उद्देश्य संविधान के अंदर था वो ये था कि दोनों ही अंग, ना तो विधायिका कार्यपालिका की तुलना में न्यायपालिका सर्वोपरि है और ना ही न्यायपालिका से विधायिका और कार्यपालिका सर्वोपरि है। दोनों अलग अलग हैं, यानी तीनों अंगों को मिला दूं तो तीनों अलग अलग होंगे और तीनों की शक्ति बराबर है। एक दूसरे के मामले में ये दो विधायिका कार्यपालिका कभी भी न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेंगी और न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। पर ऐसा तो सिर्फ संवैधानिक भावना है। ऐसी भावना तो केवल वो समझ सकते हैं जिन्होंने संविधान को बनाया था, और ऐसा हुआ भी।
1950 से लेकर कम से कम 1965 तक इस राष्ट्र के अंदर सत्ता उन लोगों के पास रही जिन्होंने इस राष्ट्र के स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण आंदोलन दिया था। और इसी वजह से उन लोगों की भावनाओं का सम्मान निरंतर सुप्रीम कोर्ट भी करती रही और उनके द्वारा जितने भी परिवर्तन किए गए वो सब स्वीकार के योग्य रहे। लेकिन 65 के बाद राजनीति में वो लोग आने लगे जिनका संविधान या स्वतंत्रता के संघर्ष में तो कोई योगदान नहीं था, पर व्यवहारिक राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत रख चुके थे। और ऐसे में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई कि न्यायपालिका हमेशा सरकार के अधीन होनी चाहिए, जैसा सरकार चाहती है वैसे ही फैसले होने चाहिए। वैसे भी एक मेंटेलिटी है सब लोगों की कि अपनी अंतिम पारी सब लोग अच्छा खेलना चाहते हैं। जैसा न्यायाधीश दीपक मिश्रा की आप बात करोगे तो उन्होंने अपने अंतिम 1 महीने में 30 से अधिक फैसलों पर फैसला सुना दिया था। एक प्रतिस्पर्धा सी उनके अंदर थी कि जाते जाते समय वो सरकार के जितने महत्वपूर्ण, हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि सारे फैसले सरकार के अधीन थे या सरकार के अनुकूल थे, पर हमें उन मुद्दों पर चर्चाएं नहीं करनी चाहिए। उसके बाद रंजन गोगोई की बात करूंगा तो उन्होंने तो अपना अल्टीमेटम दे दिया था कि मैं अपने रिटायरमेंट से पहले राम जन्मभूमि के मुद्दे पर फैसला सुनाऊंगा। इस तरीके की घटनाएं न्यायपालिका को भी कमजोर करती हैं और सरकार के अनुकूल फैसला आने के बाद में एक विवादित मुद्दा भी रहा कि जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा के अंदर जब सांसद का पद, कुछ लोग हालांकि उसको सरकार का मान रहे हैं पर वो राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया, उन्हें मनोनीत किया गया, तो इस तरीके के जो रिटायरमेंट के बाद एक्स्ट्रा प्रिविलेज इन लोगों को मिल रहे हैं ये न्यायपालिका को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। ये केवल मेरी भावना नहीं है, ये रंजन गोगोई के स्वयं के विचार हैं कि एक न्यायाधीश के रिटायर होने के बाद उसका पद जो है वो न्यायपालिका की शक्ति को कमजोर करता है। पर एक आजादी से लेकर वर्तमान समय तक एक ट्रेंड बन चुका है कि जो न्यायपालिका का व्यक्ति सरकार के अनुकूल रहेगा, सरकार के अनुसार फैसले सुनाएगा, उसके लिए कुछ बेहतर चीजें होती हैं, चाहिए उसके लिए संविधान का उल्लंघन भी क्यों ना करना पड़े, चाहिए उसके लिए व्यवस्थाएं हैं जो उनका उल्लंघन भी क्यों ना करना पड़े। और ऐसा बहुत बार हुआ है। हालांकि शुरुआत में इस ट्रेंड को पंडित नेहरू ने करने की कोशिश की थी पहले न्यायाधीश के बाद में, पर ऐसा हुआ नहीं। उस समय तो न्यायाधीशों की एकता और न्यायपालिका स्वतंत्र होने का फायदा मिला, लेकिन धीरे धीरे इस तरीके के प्रावधान निरंतर आने लगे हैं इसके अंदर। केशवानंद भारती केस में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जिन 13 न्यायाधीशों में से 7 न्यायाधीशों ने इस फैसले पर, इस मामले पर जो फैसला सुनाया था, तो वो जो 7 न्यायाधीश थे उनको तो लाभ मिला नहीं, और जो 6 न्यायाधीश जो इस फैसले के विरोध में थे उन 6 न्यायाधीशों को सरकार ने, बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने लगातार उन 6 में से 3 को मुख्य न्यायाधीश बनाया। और मुख्य न्यायाधीश बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें भी जो प्रावधान है, हालांकि संवैधानिक बाध्यता तो नहीं है, लेकिन जो नियमावली है कि वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे उन्हीं को बनाएंगे, उस नियमावली का भी उल्लंघन किया गया। तो एक बहुत विवादित सा मुद्दा है। इसको केवल केरल के उस मठ से जोड़कर या केशवानंद भारती जैसे व्यक्ति से जोड़कर इस केस को नहीं समझा जा सकता है। इस केस का वास्तविक हकीकत यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और उन मुद्दों से पहले कुछ तथ्य हैं जो हमें समझने चाहिए कि सबसे बड़ी पीठ जो है 13 न्यायाधीशों की, वो इस मामले में बैठी। ये अभी तक के इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। फैसला एकमत से नहीं आया, इसका मतलब है कि सारे लोग संतुष्ट भी नहीं थे। 6 लोग तो खुलकर इस फैसले के विरोध में थे और 7 लोग जो है वो इसके पक्ष में थे। उसके बाद बात करूंगा तो 68 दिनों तक इस मामले की सुनवाई चली, बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो यह है कि सरकारी वकील की तरफ से 71 राष्ट्रों के जो संविधान है उनको स्पष्ट किया गया। 71 राष्ट्रों के संविधान का उल्लेख उस सदन के अंदर, उस व्यवस्था के अंदर किए गए न्यायाधीशों के सामने कि 71 राष्ट्रों के संविधान के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया। पर उसके बावजूद फैसला वो नहीं आया जो सरकार चाहती थी, या फैसला वो नहीं आया जो ये साबित कर दे कि न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन रहेगी, या ये साबित कर दे कि न्यायपालिका नाम की स्वतंत्र है और संविधान भी किसी सरकार के आधार पर चलेगा। एक ऐसा फैसला जो सबके लिए महत्वपूर्ण है। इस फैसले में यह साबित कर दिया गया कि संविधान बनाने वाला ही सर्वोपरि था, उस संविधान के माध्यम से चलाने वाला सर्वोपरि नहीं है। इस फैसले से यह साबित कर दिया गया, चाहे वो जनता हो, चाहे वो राजनीतिक सरकार हो, चाहे उस संविधान के अधीन आने वाला सरकार का कोई भी अंग हो, वो कभी भी सर्वोपरि नहीं हो सकता। और एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत इसी केस में दिया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत, कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो था। उसके बाद बात करूंगा तो प्रस्तावना संविधान का अंग होगी। इस केस में यह जरूर फैसला सुनाया गया था कि संविधान संशोधन हो सकता है जैसा पहले हो रहा है, पर हर उस मामले में नहीं हो सकता है जिसमें सरकार अपनी मंशा से चाहती है। संविधान संशोधन करने के लिए एक नियमावली होनी चाहिए, मूल ढांचों को प्रभावित करने की कोशिश सरकार भी नहीं कर सकती। पर
जब हम इस फैसले को सुनना चाहेंगे तो इससे पहले इस केस के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा और ये केस यहां तक क्यों पहुंचा और एक मठ का मामला जमीन से जुड़ा हुआ था, वो मुद्दा इतना बड़ा कैसे बन गया कि देश के बहुत से जो पहले के फैसले हैं उनको परिवर्तित कर दिया गया, संविधान संशोधनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, या निरंतर 70 साल की राजनीति के जब हम लोग बात करेंगे 29-40 सालों के, तो 29-40 सालों की राजनीति को भी परिवर्तित कर दिया गया या उनकी मंशाओं को हमेशा के लिए एक तरीके से नकारात्मक रूप से साबित कर दिया गया और यह भी साबित कर दिया गया कि संविधान सर्वोपरि है। तो मैं मुद्दे पर आता हूं कि जब हम लोग केशवानंद भारती केस की बात करेंगे तो केशवानंद भारती स्वयं एक हिंदू व्यक्ति थे, पंडित थे, वो एक हिंदू मठ था केरल के अंदर। तो उस मठ के मठाधीश जो थे एक तरीके से पीठ के अधिकारी, जैसे योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पीठ के रह चुके हैं, तो उस तरीके से वो उस पीठ के सबसे बड़े वहां के आप कह सकते हो कि महंत थे। तो केरल सरकार एक कानून लेकर आती है, उस केरल सरकार को कानून को हम लोग कहते हैं केरल भूमि सुधार कानून जो है, उस भूमि सुधार कानून के अनुसार एक और कानून बाद में लाया गया। तो उन दो कानूनों का प्रयोग कर केरल सरकार के द्वारा इस मठ की कुछ शक्तियां, जमीन और इस मठ पर नियंत्रण करने की कोशिश की गई। ऐसे में केशवानंद भारती केवल केरल सरकार के खिलाफ नाखुश नहीं था, वो भारत सरकार यानी इंदिरा गांधी की सरकार के भी खिलाफ थे और वो इस मामले पर रुकना नहीं चाहते थे या केवल केरल सरकार को नहीं झुकाना चाहते थे। वो इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए और उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो जमीन हथियाई गई है या इस मठ की शक्ति को कम किया गया है, ये अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है जो कि मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का अधिकार किसी भी सरकार के पास में नहीं है। ऐसे में जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो अनुच्छेद 26 की थोड़ी समझ आपको होनी चाहिए। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि कभी भी किसी व्यक्ति के पास ये अधिकार है, व्यक्तियों के समूह के पास में, कि वो अपने धर्म को व्यवस्थित करने के लिए, उस धर्म का संचालन प्रचार प्रसार करने के लिए सामूहिक अधिकार है एक तरीके का कि वह किसी भी संस्था का निर्माण कर सकते हैं, ट्रस्ट का निर्माण कर सकते हैं और उसके लिए उनके पास संपत्ति का भी अधिकार होगा जिसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में जो पीठ के महंत हैं यानी जो केशवानंद भारती हैं, उनकी बात जायज है कि उनकी प्रॉपर्टी या उनके अधिकारों को इस तरीके से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, किसी भी भूमि सुधार कानून हो या संसदीय कानून हो उसके माध्यम से। पर यह मुद्दा गरमा गया और इस मुद्दे के एक तरीके से यह भी कहूं कि सुप्रीम कोर्ट भी ताक में बैठी थी कि कब इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण फैसला हम सुनाएं, क्योंकि इसीलिए 13 न्यायाधीशों की जो अधिकतम पीठ थी, हालांकि इसके पीछे एक कारण और था। इससे पहले एक फैसला आया था गोलकनाथ मामले में जिसके अंदर 11 न्यायाधीशों की पीठ थी, इसलिए बाध्यता थी इन पर की बड़ी बनानी है। उन सब चीजों पर मैं आता हूं। तो एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाना चाहती थी सरकार की न्यायपालिका और वह ये साबित करना चाहती थी कि इस तरीके के जितने हथकंडे तुमने अभी तक अपनाए हैं उन सब का मैं समाधान कर दूंगा। ऐसे में इस बहुत बड़ा मुद्दा यह बन चुका था। इन सब चीजों से समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इस केस को समझने के लिए जरूरी है। हालांकि हम LLB नहीं कर रहे हैं, ऐसे में जब हम किसी विषय की तैयारी कर रहे होते हैं तब इनका इतना महत्व नहीं है, पर जब ये मुद्दा हम आज करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं तो इसका विश्लेषण मैं चाहता हूं इस तरीके से किया जाए कि आपको वो सारी बारीकियां क्लियर हो जाए। तो इस केस को समझने से पहले हमें एक बैकग्राउंड समझना होगा, एक पृष्ठभूमि। जैसा मैंने कहा था कि ये एक ऐसा केस है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के अंदर काम आएगा, आजादी के बाद महत्वपूर्ण फैसला था। ये एक ऐसा केस है जो पॉलिटी में काम आएगा, क्योंकि पढ़ ही रहे हैं केशवानंद भारती, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा। जब तीसरी जगह बात करूं तो सोशल इश्यू और सोशल जस्टिस में काम आएगा, क्योंकि भूमि सुधार से जुड़ा बहुत बड़ा मुद्दा था एक तरीके से। उसके अलावा बात करूं तो ये केस ऐसा है जो आपके इकोनॉमी में भी काम आएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण कह सकता हूं कि करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में जब हमें इसे तैयार करना पड़े, जब भी ये चर्चा में रहे, और ये भी कह सकता हूं कि जरूरी नहीं है केवल पढ़ाई के लिए इस केस की समझ हमें इसलिए भी होनी चाहिए ताकि हम हमारे संविधान की बारीकियों को समझ सके। हालांकि तुम ना समझोगे तो भी देश का संविधान, देश चलता रहेगा, पर जरूरी है कि सामान्य जानकारी के लिए एक यूपीएससी और आरएस का एस्पिरेंट होने के नाते इस तरीके के केस की समझ आपको होनी चाहिए। अब इन सभी चीजों के महत्व को देखते हुए आपको महसूस हो रहा होगा कि बहुत महत्वपूर्ण केस है। ऐसे में इस केस को समझने के लिए आपको दो चीजें तो ये समझनी पड़ेंगी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है और इन दोनों के बीच में विवाद क्या है,
क्योंकि एक बहुत मिनरवा मिल्स अगर आप आरएस में देखोगे तो निरंतर आता है केस है। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में विवाद क्या है और दोनों का महत्व क्या है, ये चीज हमें समझने की आवश्यकता है। इसके बाद अगर हम लोग दूसरे स्तर पर बात करें तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 13 जो है वो मौलिक अधिकार के संदर्भ में है और अनुच्छेद 368 जो है 368 वो संविधान संशोधन के संदर्भ में है। ऐसे में इन दोनों अनुच्छेदों के अंदर एक बहुत बड़ा मतभेद था, हालांकि उसका अब समाधान हो चुका है, पर वो मतभेद था वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो उस मतभेद को समझने की हम लोगों को आवश्यकता है। और इसके अलावा जब मैं बात करूं तो मामला यही नहीं रुकता है, ये एक ऐसा केस है जो कुछ संविधान संशोधन की भी बात करता है। उस संविधान संशोधन का नाम है पहला संविधान संशोधन 17वां संविधान संशोधन, दोनों पंडित नेहरू ने किए थे। उसके बाद उनकी बेटी ने 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन और 29वां संविधान संशोधन। हालांकि ये जो केशवानंद भारती का मामला है ये इस 29वें संविधान संशोधन की वजह से ही उत्पन्न हुआ था, पर ये 29वें तक पहुंचने से पहले इतनी चीजों को और समझने की आवश्यकता है और इनको समझने से पहले इसको समझने की आवश्यकता है। इन सबको समझने से पहले हमें इस टॉपिक को समझने की आवश्यकता है। और केशवानंद भारती अकेला ऐसा केस नहीं था, इनके अलावा कुछ मामले और हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है। एक केस तो है शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार। तो इस केस की जब हम लोग बात करेंगे तो 1951 का मामला है। दूसरा केस जो है वो है सज्जन सिंह का, आरएस में ये भी बहुत बार आता है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार का एक केस है, तो ये भी समझने की आवश्यकता है। उसके बाद बात करूंगा तो गोलकनाथ जो है बनाम भारत सरकार जो है, इस केस को इसको हालांकि पंजाब सरकार का केस था तो इस केस को समझने की आवश्यकता है, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार का मामला। और उसके बाद जब मैं बात करूंगा तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे आरसी कूपर, जिन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे को भारत सरकार के खिलाफ चुनौती दी थी। इनकी बहुत सी बैंकों में पार्टनरशिप थी उस समय। तो आरसी कूपर बनाम भारत सरकार 1970 का मामला है, यह समझने की आवश्यकता है। उसके बाद जब बात करूंगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर आपने अभी सुना बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके पिता थे माधवराव सिंधिया बनाम भारत सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, उस मामलों को समझने की आवश्यकता है। 1970 का केस है। जब इतने सारे केस को, मौलिक अधिकार, राज्य नीति निदेशक तत्व के विवाद और महत्व को, अनुच्छेद 13 बनाम 368 के विवाद को और संविधान संशोधन 1, 17, 24, 25, 26 और 29 को जब हम लोग समझेंगे तब जाकर हमें समझ में आएगा कि केशवानंद भारती केस का महत्व क्या था। एग्जाम के हिसाब से जब मैं पढ़ाऊं तब तो इतना ही कह सकता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण केस था, सबसे बड़ी पीठ थी, संवैधानिक पीठ 13 की थी और इस केस में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और उसके साथ साथ यहां क्या हुआ कि प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। पर जब डेप्थ की बात करूं जिससे आपके आगे कभी सेल्फ स्टडी में दिक्कत नहीं है, तब हमें इतनी चीजों को पढ़ने की क्या है आवश्यकता। देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल टॉपिक है, पर जब हम लोग समझेंगे तो बहुत बारीकियों से इन चीजों को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं मौलिक अधिकार का और राज्य की नीति निदेशक तत्व का, और फिर इन दोनों के बीच में एक विवाद है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि इनके बीच में कोई इनहेरिटेड डिस्प्यूट नहीं है, यानी जन्मजात कोई विवाद नहीं है, ये तो इस देश की राजनीति ने बना दिया। पर हकीकत है कि इसके बीच में इनहेरिटेड डिस्प्यूट भी है, उसको भी हमें समझना है। यानी जब ये बना था उसी दौरान इसके बीच में विवाद उत्पन्न हो गए थे। अब ये क्या है, पहले इनको समझते हैं। जब हम लोग मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो कहा जाता है कि जिन मानव अधिकारों को संविधान में मान्यता मिल जाती है वो मौलिक अधिकार बन जाते हैं। मानव अधिकार का यहां तात्पर्य है कि वह सब अधिकार जो इंसान के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। इकोनॉमी के टर्म में समझाऊं तो ये इंसान के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, हालांकि इतनी भी नहीं होनी चाहिए जितना तुम लोग प्रयोग करते हो, है ना। तो स्वतंत्रता हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास घूमने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये जो कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, धर्म की स्वतंत्रता का होना, ये तो जीवन की आवश्यकताएं हैं, यानी इनके बिना तो जीवन को जी पाना ही मुश्किल है। ऐसे में इनके लिए एक प्रावधान बनाया गया कि जो मौलिक अधिकार लागू करेंगे तो ये इंसान की पॉलिटिकल फ्रीडम होगा, राजनीतिक अधिकार होगा किसी का भी।
क्लियर है? तो जितने मौलिक अधिकार हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल राइट है, या आपको केवल अपने आप को महसूस कराते हैं, एहसास कराते हैं कि आपका अस्तित्व इस देश के अंदर है। बाकी ये आपके लिए कोई लाभकारी, ये नहीं कह सकता हूं कि आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर लाभकारी है। सपोज करो खाना मिलता नहीं पर आंदोलन करने की आजादी है, तो किस काम की, है ना? सपोज करो कि घर में इज्जत देते नहीं और आप दुनिया में इज्जत की मांग कर रहे हो, तो किस काम की, है ना? समाज में कोई आपको महत्व देता नहीं और आप दुनिया में इन राजनीतिक अधिकारों से बात कर रहे हो, तो किस काम की। लेकिन ये एक ऐसा अधिकार है जो इंसान को बहुत जरूरी है, इसलिए इसको पॉलिटिकल राइट्स कहा गया, राजनीतिक अधिकार कहा गया। ये इंसान के जीवन की मूलभूत आवश्यकता भी है। राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करूंगा तो इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो ये इंसान की डिजायर होती है, इच्छा होती है। ये जितने प्रावधान राज्य के नीति निदेशक तत्व में लिखे गए हैं वो हर इंसान की इच्छाएं हैं कि आप भी चाहते हो आपके पास धन हो, सब में समानता हो, सबको रोजगार मिले, सबका बेहतर जीवन यापन हो। एक महिला चाहती है कि उसका भी कभी शोषण नहीं हो, उसको भी समानता का अधिकार मिले, उसके लिए भी छुट्टी का प्रावधान हो। एक पशु चाहता है कि वह भी स्वतंत्र जिए। लोग चाहते हैं कि शराबबंदी या जितने अनैतिक चीज है उनको बंद किया जाए। तो ये सब वो चीजें हैं जो इंसान की डिजायर है। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि ये बहुत जरूरी है, लेकिन इंसान चाहता है कि जब वो पैदा होता है तो अपनी प्रगति जो है वो इन्हीं की दिशा में देखता है। जब आप सुनोगे दोनों को तो एक जैसा सा ही लग रहा है, पर दोनों में फर्क है। ये कह सकते हो कि जो मौलिक अधिकार है वो तो रोटी है, उसके बिना तो हम सोच नहीं सकते। और जो राज्य की नीति निदेशक तत्व है वो एक बेहतर रोटी है कि एक तो आपको कोई कुत्ते की तरह फेंक कर डाले और एक अच्छे होटल में ले जाकर खिलाए, बस ये फर्क है। ऐसे में राज्य के नीति निदेशक तत्व के बिना भी किसी इंसान के अधिकार को हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो किसी इंसान के आर्थिक अधिकार और किसी इंसान के सामाजिक अधिकार को सुनिश्चित करते हैं, जो किसी इंसान के आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। तो ये तो राजनीतिक अधिकार है और ये आर्थिक और सामाजिक अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में बाद में यही सुनाया था मिनर्वा मिल्स केस के अंदर कि दोनों के बिना इंसान अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। पर ये तो बहुत बाद का मामला है, सन 1980 का, पर उससे पहले बहुत सी घटनाएं हो गई थी जो समझना है। जब हम लोग मौलिक अधिकार की बात करेंगे और राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करेंगे तो इनका जब मूल भावना हम लोग पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार कभी भी सरकार के लिए कोई खर्चा नहीं है। जैसे सपोज करो आपको पूरे देश में घूमने की आजादी है तो सरकार कौन सा पैसा देगी? सरकार आपको स्वतंत्रता देगी। आपको कुछ भी खाने की आजादी है तो सरकार कोई मुआवजा नहीं देगी। ऐसे में ये जितना कुछ चल रहा है ये सब मौलिक अधिकार है। तो आपका सरकार का कोई पैसा नहीं लग रहा इसमें। आप बोल सकते हो, आप घूम सकते हो, आप अपने विचार रख सकते हो, आप किसी धर्म को अपना सकते हो, तो इसमें सरकार की कोई चुनौती नहीं है। इसलिए इनकी गारंटी देना तो बहुत आसान है। संविधान सभा में एक बहुत बड़ा विवाद था। मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार प्रथम का नाम दिया गया था और राज्य के नीति निदेशक तत्व को मौलिक अधिकार दूसरे का नाम दिया गया था। और सरदार पटेल हो, पंडित नेहरू हो, दोनों आदमी या उनके गुट के सभी आदमी चाहते थे कि दोनों चीजों की गारंटी दो, क्योंकि यदि हर गरीब का जीवन बेहतर बनाना है तब तो राज्य की नीति निदेशक तत्व की भी गारंटी दो। पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बहुत बड़े एक तरीके से कह सकता हूं कानून के विशेषज्ञ थे, व्यवहारिकताओं को समझते थे, उन्होंने इस चीज का विरोध किया और विरोध कर कहा कि मौलिक अधिकार प्रथम यानी जो आज के मौलिक अधिकार है इन चीजों को तो गारंटी देना आसान है क्योंकि सरकार का कोई संसाधन खर्च नहीं हो रहा। केवल सरकार को अपनी शक्ति को सीमित करने की आवश्यकता है कि किसी के जीवन में हमें दखल नहीं करना। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार दूसरे की तो ये क्या है कि ये सरकार के लिए बाध्यताएं हैं कि किसी को बेहतर जीवन दो, जीवन यापन के प्रावधान दो, किसी के पास धन केंद्रित मत होने दो, किसी के पास संपत्ति को केंद्रित मत होने दो, किसी के यहां शराब को प्रतिबंध कर दो। तो ऐसे में इस जगह बहुत से प्रावधान ऐसे होंगे जिसके लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ेगा। और यदि इसकी आप गारंटी दे रहे हो तो इसका मतलब यह है कि जैसे सपोज करो राज्य का नीति निदेशक कहता है कि हर आदमी के पास जीवन यापन का अधिकार है और हर आदमी के पास जीवन यापन का अधिकार है तो इसका मतलब उसको रोजगार मिलना चाहिए। तो अगर आप गारंटी दे दोगे तो कल को इस देश का हर बेरोजगार कोर्ट जाएगा और अपने रोजगार की मांग करेगा और आपके पास संसाधन नहीं है तो आप रोजगार नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनकी गारंटी नहीं दी जाए। पर बात यह भी सत्य है कि इनका होना भी जरूरी है। इसलिए कि बीच का रास्ता संविधान सभा में निकाला गया वो ये था कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व होंगे
वो प्रत्येक सरकार के ऊपर एक तरीके से नैतिक बाध्यता होंगे। कानूनी बाध्यता तो नहीं है कि आप इनको लागू ही करोगे, पर एक नैतिक बाध्यता है कि यदि राजस्थान की सरकार के पास इतने संसाधन हैं कि वो अपने हर जो गरीब है उसको भूखा नहीं सोने देगा, और उसके पास पैसा है तो वो उस पैसे का प्रयोग कर कर उस हर गरीब की भूख को दूर करेगा, और वो उसके लिए एक तरीके से ये नहीं है कि वो अपनी इच्छा से करेगा, ये नैतिक बाध्यता है क्योंकि वो सरकार है तो उसको नैतिकता लेनी पड़ेगी। पर हम इसको कानूनी बाध्यता इसलिए नहीं बना रहे हैं कि कल को लोग आपके संसाधनों की कमजोरी को आपकी कमजोरी ना बना दें, इसलिए। तो बात बहुत पते की थी, ये कह सकता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण सोच थी संविधान निर्माताओं की, और दोनों ने जो मिलकर एक बीच का निष्कर्ष निकाला वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो मुझे लगता है कि आपको इन दोनों का एक फर्क समझ में आ गया होगा कि दोनों का महत्व क्या है। जैसे ही इनको लागू किया गया और संविधान बनने के बाद में इनमें कुछ विवाद उत्पन्न होने लग गए। विवाद केवल मौलिक अधिकार में ही नहीं थे, मौलिक अधिकार के अंदर भी बहुत महत्वपूर्ण विवाद थे कि इन दोनों के बीच तो विवाद थे ही, लेकिन इनके अंदर भी कुछ विवाद थे। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जरूर यह कहा कि इनहेरिटेड डिस्प्यूट नहीं थे, यानी जब ये बनाए गए थे तब इनमें विवाद नहीं थे। ऐसा आपको भी महसूस होगा जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो कहानी सुनाई, अगर आपने उसको सुना और महसूस किया तब आपको ऐसा लग रहा होगा कि संविधान बनाने वालों ने बहुत अच्छे से सोचा कि दोनों की आवश्यकता है और इसलिए इसमें विवाद नहीं मान सकते हैं, विवाद तो बाद में खड़ा हो गया। पर कुछ सवाल हैं जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। अनुच्छेद 19 का एक प्रावधान हुआ करता था जो कहता है राइट टू प्रॉपर्टी, व्यक्ति के पास संपत्ति का अधिकार है, और अनुच्छेद 31 है जो कहता है कि राइट टू प्रॉपर्टी है लेकिन सरकार किसी सार्वजनिक हित के लिए उस संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। ऐसे में 19 और 31 खुद अपने आप में एक विरोध है। 19 स्वतंत्रता दे रहा है, 31 उस स्वतंत्रता को खत्म कर रहा है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी के बीच में समानता होगी, कानून सभी के लिए एक समान होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता होगी। 25, 26, 27 और 28 सब कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता होगी, और धार्मिक स्वतंत्रता होगी, धर्म के कानून को हम लोग प्राथमिकता देंगे क्योंकि पंथ निरपेक्षता जैसा हमने सिद्धांत अपनाया, और जब धर्म के कानून को हम प्राथमिकता देंगे तो एक बहुत बड़ा संकट सामने आएगा। वो संकट ये है कि जैसे मुस्लिम कानून की बात करूं, ठीक है, हालांकि व्यवहार में अब कम है, जब मुस्लिम कानून की बात करूं तो मुस्लिम कानून कहता है कि एक जो पुरुष है उसको 4 शादी करने का अधिकार है एक साथ में। एक जो पुरुष है, हालांकि अब सब हटाया है, कि 3 तलाक का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 14 तो कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते हो, कानून सभी के लिए बराबर होगा, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो। अनुच्छेद 15 कहता है कि ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू की महिला सुरक्षित रहेगी, वो मुस्लिम की महिला भी सुरक्षित रहनी चाहिए। ऐसे में जो 3 तलाक या एक साथ 4 महिलाओं का होना, यह अपने आप में महिला सम्मान का शोषण है। ऐसे में कौन से हम प्रेरित होंगे? तो अनुच्छेद 14 भी विवाद का विषय है, 15 विवाद का विषय, या तो 14-15 सही है, और या फिर ये कह सकता हूं कि 25 से 28 सही है, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इनहेरिटेड डिस्प्यूट है। अब इनको लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि मुद्दा उठा ही नहीं, ना तो सरकारों की तरफ से उठा, क्योंकि जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो केंद्र में भी कांग्रेस और संपूर्ण देश में कांग्रेस थी। ये मुद्दा अब आप देख रहे हो बीजेपी आई तब उठा, जो हिंदुत्व, हालांकि उनका उठाने का उद्देश्य भी अलग था, इसको मैं ये नहीं कह सकता हूं कि केवल नैतिकता ही उद्देश्य था। पर जब हम इस मुद्दे की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार में खुद में अपने आप में एक विवाद है। और उसके बाद जब राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 39B और 39C, जो ये कहते हैं किसी आदमी के पास धन को केंद्रित नहीं होने देंगे, किसी आदमी के पास संपत्ति को केंद्रित नहीं होने देंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक ऊपरी सीमा निर्धारित कर दे, यानी जिसको एक सीलिंग अमाउंट कहते हैं वो निर्धारित कर दे, और उसके बाद उससे अतिरिक्त जितनी भी संपत्ति या धन उसके पास है वो उनको बांट दे जिनके पास धन नहीं है। पर अनुच्छेद 14 कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते हो, कानून सभी के लिए समान होगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि इस तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते हो किसी आधार पर। ऐसे में 39B से प्रेरित हूं कि अनुच्छेद 14-15, और अनुच्छेद 19 कहता है कि संपत्ति का अधिकार है, वो एक फ्रीडम हुआ करती थी, 31 फ्रीडम हुआ करती थी। तो हम किस से प्रेरित हों? 14 से प्रेरित हों कि 19 से प्रेरित हों कि 31 से प्रेरित हों, या दूसरी तरफ सरकार अपनी वो नैतिक जिम्मेदारी पूरी करे कि जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा हो गई उनसे छीनकर गरीबों को दे दे जिनके पास संपत्ति नहीं है।
और आप जब अभी सोच रहे होंगे तब आपके दो विचार आ रहे होंगे कि सर अंबानी की संपत्ति हमें क्यों दे दे, उसकी मेहनत है। पर यहां बात अंबानी तक तो जायज है कि वो तो पूंजीपति है, उसने तो अपने पैसों और मेहनत से कमाया है। लेकिन पहले एक बहुत बड़ी चुनौती इस राष्ट्र के अंदर थी, इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग, भूमि सुधार का एक मुद्दा जिसको हम लोग जमींदारी प्रणाली कहते हैं, कि ये वो लोग हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं थी, ये दूसरों की जमीन पर अपना कब्जा कर चुके हैं और केवल बिना मेहनत किए इनको हर महीने कुछ पैसा मिलता था। ऐसे में ये तो एक तरीके का शोषण हुआ और उस शोषण से उनके पास जो जमीन एकत्रित हो गई, उस जमीन को सरकार गरीबों में बांटना चाहती थी। ये वादा पंडित नेहरू ने पहले आम चुनाव में भी किया था और सब एक जगह ही थी तो कोई आपत्ति भी नहीं थी, क्योंकि राज्यों में भी कांग्रेस और केंद्र में भी कांग्रेस। ऐसे में इन सभी चीजों के साथ कुछ और प्रावधान धीरे धीरे विकसित होने लगे, पर एक बहुत महत्वपूर्ण केस जो है वो सबसे पहले सामने आया सन 1950 के अंदर। 1950 में मद्रास सरकार के अंदर, मद्रास सरकार ने एजुकेशन के अंदर आरक्षण दे दिया और वो आरक्षण उन्होंने जो दिया था वो राज्य के नीति निदेशक तत्व से प्रेरित होकर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जैसा अनुच्छेद 46 उस समय कहता था कि भाई जो पिछड़ी प्रजाति है उनका विकास करना है, शैक्षणिक विकास करना है, एजुकेशनल डेवलपमेंट करना है। ऐसे में अनुच्छेद 46 से प्रेरित होकर जो मद्रास यानी आज तमिलनाडु है, उस मद्रास सरकार ने एजुकेशनल रिजर्वेशन दे दिया, जो समाज के पिछड़े वर्ग थे उनके लिए विशेष प्रावधान बना दिए। और आरक्षण संविधान के मूल रूप में नहीं था, इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं था कि इनके लिए बनेगा। ऐसे में जब ये विवाद का मुद्दा बनने लगा, इनको ये जो एजुकेशनल रिजर्वेशन की बात बनी और सरकार ने दिया, तो एक चंपाकन दोराई राजन एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। और चंपाकन दोराई राजन ने क्या किया कि इस केस के अंदर एक फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पक्ष रखा। पक्ष ये रखा कि 39B या 39C या 46 में क्या लिखा है, ये सब तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में लिखा है और संविधान खुद कहता है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं इनके अंदर तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी नहीं जा सकती या इनको लागू करने के लिए कोई इनको बाध्य नहीं कर सकता या सुप्रीम कोर्ट सरकार को बाध्य नहीं कर सकती है। और मौलिक अधिकार 14, मौलिक अधिकार 15 और मौलिक अधिकार 16, तो यहां तो 16 नहीं लगेगा क्योंकि 16 सरकारी रोजगार के संदर्भ में है, पर 14 और 15, 14 कहता है कानून सभी के लिए सम्मान होगा, कानून का व्यवहार सभी के लिए एक जैसा होगा, और 15 कहता है कि धर्म, जाति, जन्म स्थल इन सब को आधार बनाकर भेदभाव नहीं करोगे। तो चंपाकन दोराई राजन कहता है कि मद्रास सरकार ने भेदभाव कैसे कर लिया कि आप पिछड़ों को आगे बढ़ा रहे हो या जो भी आपकी सोच है, आप 14 और 15 का उल्लंघन कैसे कर सकते हो। और मौलिक अधिकार बड़ा है कि राज्य का नीति निदेशक तत्व बड़ा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एक संकट के दौर में थी, पर एक कहा जाता है एक प्रचलन होता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट भी ताकतवर तब बनेगी, क्योंकि जैसे आज हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट की भी, तो मोदी के सामने शायद मुझे लगता है कि बोनी साबित हो रही है, क्योंकि हर राज्य के अंदर बीजेपी, अधिकतर में केंद्र में बीजेपी, लोकसभा बहुमत में, राज्यसभा बहुमत में, राष्ट्रपति आप देख ही रहे होंगे माननीय मोदी जी कहकर बिना बात नहीं करता। ऐसे में जब इस नए व्यवहार की बात करोगे तो यही वास्तविक है कि जब प्रधानमंत्री या सत्ता ताकतवर होती है तो सब उसके अधीन होते हैं। और बात मनमोहन सिंह की हुई होती तो कहानी अलग होती ना, आपने महसूस भी की है। ऐसे में सन 1950 में केंद्र कांग्रेस, राज्य कांग्रेस और न्यायपालिका इतनी हिम्मत नहीं कर सकती थी कि वह भी, हालांकि वो क्या कारण रहे होंगे मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगा, पर यहां वो अपनी जगह भी सही है। ऐसे में सरकार का एक पक्ष था कि अगर इसको मानवता के नाते या संवेदनशील मुद्दे को मानकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती तो शायद चंपाकन दोराई राजन का विरोध होता, पर ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बिल्कुल सही बात है कि मौलिक अधिकार ही सर्वोपरि होगा, राज्य का नीति निदेशक तत्व सर्वोपरि नहीं होगा। ऐसे में ये जो संवैधानिक, ये जो आपने प्रावधान रखा है शिक्षा के अंदर आरक्षण का, ये गैर कानूनी है और आप इस तरीके से कोई भेदभाव नहीं कर सकते हो। कहानी का कंक्लूजन क्या निकला कि जो मौलिक अधिकार है वो सर्वोपरि है और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो सर्वोपरि नहीं हो सकते। पर किसी सरकार को काम करने के लिए जनता को खुश करना पड़ेगा, ऐसे में उस पिछड़े वर्ग के लिए काम करना पड़ेगा। और इससे एक चीज और साबित हो गई, भूमि सुधार जैसे मुद्दों को लाना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता दे रहा है, 31 स्वतंत्रता दे रहा है। तो इन्हीं सभी समीकरणों के साथ क्या होता है, कुछ संशोधन संविधान के अंदर कर दिए जाते हैं।
और वो जो संशोधन संविधान के अंदर किए जाते हैं वो अति महत्वपूर्ण है। पहला संविधान संशोधन 1951 पारित हुआ और इस पहले संविधान संशोधन के अंदर दो महत्वपूर्ण चीजें हुई जो आपको समझने के लिए जरूरी है। एक तो अनुच्छेद 15 में भाग 4 जोड़ दिया गया और अनुच्छेद 14 में संशोधन कर दिया गया। अनुच्छेद 15 में भाग 4 क्या कहता है कि किसी के साथ धर्म, जाति, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये 15 कहता है। लेकिन 4 कहता है कि सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वह समाज के पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। यानी ये 15 का अपवाद है कि अब से यदि मद्रास सरकार का जो फैसला था इस संविधान संशोधन के बाद बिल्कुल जायज माना जाएगा, क्योंकि जो समाज के पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो नैतिक जिम्मेदारी सरकार को दे रहे हैं उसको निभाने के लिए किसी को इतना अधिकार नहीं है कि वो दूसरों के विकास में बाधा बन सके। इसलिए इस 15 में 4 जोड़ दिया गया और इस विशेष प्रावधान के तहत आरक्षण जैसा प्रावधान लागू हो गया जो ये कहता है कि हम लोग समाज के पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति रखते हैं। अनुच्छेद 31 जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, 31A और 31B जोड़ दिया गया। 31A कहता है कि संपत्ति जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो मौलिक अधिकार है, लेकिन जो सरकार है यदि उसका उद्देश्य जन विकास का है, पब्लिक पर्पज है, यानी कोई ट्रेन व्यवस्था सुनिश्चित करनी हो, सड़क लानी हो, कोई सरकारी चीज का विकास करना हो, तो उसके लिए जो सरकार है वो इस भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। उसके लिए जो सरकार है वो इस भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। यानी जैसा पहले स्वतंत्रता नहीं थी वो अब मिल चुकी है और ये जो भूमि का अधिग्रहण सरकार करेगी ये विधायी प्रक्रिया से करेगी, न कि सरकारी आदेश से। यानी संसद में बाकायदा कानून लाया जाएगा, उस कानून को पारित होने के बाद में सरकार उस जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। वो किसी की भी जमीन हो, चाहे किसी व्यक्ति की हो, संस्था की हो, सब कुछ संभव है। और जब हम इस जमीन का अधिग्रहण करेंगे तो इसके लिए हम लोग एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि सरकार अपने मनसों को पूरा करने के लिए या निजी लाभ के लिए ऐसा नहीं करेगी, सरकार केवल सार्वजनिक हित को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करेगी। और बी कहता है कि कंपनसेशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल जमीन छीन कर कहानी खत्म कर देंगे, जिससे हम छीनेंगे उसको हम लोग मुआवजा भी देंगे। और इसी के साथ भारत के संविधान में जो 8 अनुसूचियां थी उन अनुसूचियों के मुद्दे का भी हमेशा के लिए समाधान कर दिया कि वो जानते थे कि इस प्रावधान के बाद में बहुत से लोग क्या है चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि प्रथम संविधान संशोधन से संविधान में 8 अनुसूची के बाद में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। और 9वीं अनुसूची क्या कहती है कि जिस कानून को जो राज्यों से हो या केंद्र का हो, जिसको संसद ने अनुमति दे दी, जो अनुसूची 9 में आता है, तो उस कानून का कभी भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। यानी यदि कोई राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार कानून पारित किया और उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो उस पर फैसला हो सकता है, लेकिन उस राजस्थान के भूमि सुधार कानून को यदि देश की जो संसद है उसने अनुसूची 9 के तहत घोषित कर दिया, तब देश की सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई भी फैसला नहीं ले पाएगी, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगी। यहाँ जुडिशियल रिव्यू का अर्थ है कि राज्य का तात्पर्य है संसद हो, आपका राज्य सरकार हो, जो निचले स्तर की पंचायती राज हो, इनके द्वारा जो कानून बनाया गया है तो उस कानून को उचित या अनुचित ठहरा सकती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यदि अनुसूची 9 का हिस्सा है तो पंडित नेहरू ने इस चीज की घोषणा कर दी कि अनुसूची 9 के तहत जो आ गया कानून उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि हमेशा के लिए मैं कह सकता हूं कि समाधान कर दिया गया इस मुद्दे का। और जब ऐसा समाधान कर दिया गया तो एक बहुत बड़ा मुद्दा फिर से सामने आया कि अब जो भूमि सुधार का कानून है, लैंड रिफॉर्म्स का, जिसका उद्देश्य था कि जितने भी बड़े जमींदार हैं उन जमींदारों से जमीन को छीन लो, और जब जमीन छीनेंगे तो वो कहेंगे अनुच्छेद 19 और 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी है, तब आप उनको कहना अनुच्छेद 31A और 31B। और जब ये 31A और 31B को चुनौती दें
तब आप क्या करो, जितने भी राज्यों के कानून हैं उनको अनुसूची 9 में डाल दो, ताकि सुप्रीम कोर्ट भी उन मामलों पर सुनवाई नहीं कर सके। क्लियर है? और जैसे ही ये मामला उठता है तब ये विवाद का विषय बन जाता है, क्योंकि संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। ऐसे में 31A और 31B प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जो आए हैं, तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 तीन चीजें 31A-B, शेड्यूल 9 और 15 का अनुच्छेद 4 लाया है। ये तो अपने आप में ही गलत है। ऐसे में इन कानूनों को अनुच्छेद 368 के तहत लाए थे। अब ये गलत क्यों ठहरा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैं समझाना चाहता हूं कि भूमि सुधार का जो कानून लेकर आएंगे उसको 31A और B के तहत सही कह सकते हैं कि हम किसी की जमीन को छीन सकते हैं सार्वजनिक हित के लिए, बदले में उसको मुआवजा दे देंगे। और जो भूमि सुधार के कानून, क्योंकि भूमि राज्य सूची का विषय है, तो जिन राज्यों ने पारित कर दिया उसको यदि संसद अनुसूची 9 में डाल देती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू नहीं कर सकती है, और अनुच्छेद 19-31 कभी भी 31A और 31B पर भारी नहीं पड़ेगा। अनुच्छेद 15(4) ये प्रावधान रखता है कि 39B, C, 41 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। इस पूरे प्रावधान से ये सब जितने प्रावधान जो लाए, ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से पंडित नेहरू की सरकार लाई, और अनुच्छेद 368 के तहत ये संविधान संशोधन किया गया। तब एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया, और इस मुद्दे को आप कह सकते हो कि ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक केस था, क्योंकि इससे पहले किसी ने सोचा नहीं था इस मुद्दे पर कभी भी। इस केस का नाम था शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार। 1951 का ही मामला है, बहुत अच्छे से सुनना तब समझ में आएगा। शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार 1951 का जो मामला है, जिसकी मूल भावना थी वो अब आपके इस दूसरे टॉपिक पर आ गई है कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के बीच में वह विवाद को उत्पन्न करती है। और कैसे उत्पन्न करती है उसको अच्छे से समझना। अनुच्छेद 13 का भाग 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 का भाग 2 कहता है कि ऐसा कोई भी कानून देश की संसद नहीं बना सकती है, चाहे वो सामान्य कानून हो या संविधान संशोधन हो, कि ऐसा कोई भी कानून देश की संसद नहीं बना सकती है जो किसी भी मौलिक अधिकार में लिखित कानून का उल्लंघन करे। यानी ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं लाया जाएगा। यह अनुच्छेद 13 कहता था, कहता नहीं है, कहता था, लेकिन उस समय ऐसा प्रावधान था कि अनुच्छेद 13 कह रहा है कि देश के अंदर ऐसा कोई भी कानून नहीं आ सकता है किसी भी राज्य के द्वारा, केंद्र के द्वारा, जो किसी भी मौलिक अधिकार को किसी भी रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित करता हो। इसका अर्थ है कि कोई कानून सपोज करो सरकार ने पारित कर दिया, जैसे अभी आपने ये नया ऐप आरोग्य सेतु लॉन्च किया है, तो उसको भी लेकर विवाद खड़े हो गए कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो इस तरीके से कोई कानून जो आप अपने हित के लिए लाए हो, यदि वह कानून जो है किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो अपने आप में ही वह कानून अवैध होगा। हालांकि यहां एक छोटी सी शर्त जरूर इन्होंने रख दी थी। वो शर्त यह है कि पूरा कानून जरूरी नहीं है कि अवैध हो, केवल उतना ही अवैध होगा जितना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। जैसे सपोज करो कि कोई आधार कार्ड लेकर आए, तो उसके अंदर 10 प्रावधान लेकर आए कि इसमें आपका नाम, पहचान, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब चीजें शामिल करेंगे। अब उन 10 में से 2 ऐसी हैं जो आपके जीवन को प्रभावित कर देती हैं या आपकी राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। तो ऐसे में ये 10 के 10 प्रावधान गलत नहीं होंगे, केवल ये 2 प्रावधान गलत होंगे जो मौलिक अधिकार को गलत ठहरा रहे हैं या उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये तो अनुच्छेद 13 कहता है। अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है कि जो देश का कानून होगा, अच्छे से सुनना, कि देश ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता है जो मौलिक अधिकार को किसी भी रूप से प्रभावित करे। यह अनुच्छेद 13 खुद कह रहा है। और ऐसा कानून यदि बनाया गया तो वो अवैध होगा। पूरे कानून का हमें नहीं पता, लेकिन जिस कानून का वो हिस्सा जो मौलिक अधिकार को प्रभावित कर रहा है, कम से कम वो तो अवैध होगा। ये संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा है। ऐसे में शंकरी प्रसाद का वकील क्या कहता है कि जब हम लोग अनुच्छेद 15(4) की बात करेंगे या प्रथम संविधान संशोधन की बात करेंगे, तो प्रथम संविधान संशोधन जो है ये तो अनुच्छेद 368 के तहत आया है, और अनुच्छेद 13 कहता है किसी मौलिक अधिकार को प्रभावित ही नहीं कर सकते हो।
तो अनुच्छेद 15(4) ने अनुच्छेद 15 को प्रभावित कर दिया है, 14 को प्रभावित कर दिया है, 19 को प्रभावित कर दिया है। ऐसे में ये जो प्रथम संविधान संशोधन है ये अपने आप में ही असंवैधानिक है। तो जब ये पूरी कहानी खत्म हो जाएगी तो जितने मुद्दे मैंने आपको बताए कि कोई भूमि सुधार का कानून लाओ, 31A लाओ, 31B लाओ, अनुसूची 9 लाओ, सब के सब अवैध हैं, क्योंकि अनुच्छेद 13 कहता है कि किसी भी मौलिक अधिकार जो है, ठीक है, उसको प्रभावित करने वाला कानून पारित नहीं हो सकता। तो प्रथम संविधान संशोधन तो खुद वो है जो इस तरीके के प्रावधान को पारित कर रहा है। ऐसे में सरकारी वकील क्या कहता है कि अनुच्छेद 13 जो है वो तो केवल मौलिक अधिकार तक सीमित है, पर उसी संविधान में लिखा है अनुच्छेद 368, और अनुच्छेद 368 जो है वो हमें शक्ति देता है संविधान संशोधन करने की, और उस शक्ति पर कोई बाध्यता नहीं थी तब तक जैसे आज मूल ढांचे की है। तो जब बाध्यता ही नहीं है इस 368 के अंदर, तो इसका मतलब 368 जो है वो अनुच्छेद 13 पर भी लागू होता है। तो 13 सर्वोपरि नहीं है, अनुच्छेद 368 सर्वोपरि है। और इस 13 का जो भाग 3 है वो क्या कहता है कि यहां कानून का तात्पर्य क्या होगा कि कोई भी ऐसा अधिनियम जो सरकार लाई, कोई भी ऐसा अध्यादेश यानी जो संसद नहीं होती तो राष्ट्रपति राज्यपाल ने पेश किया हो, या कोई भी ऐसा कार्यपालिका का आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा यानी जो गैजेट के तहत पारित कर दिया गया हो, जैसे राजपत्र जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर कोई कस्टम, कोई परंपरा जैसे राजस्थान में चली आ रही हो कि भाई बेटे को जमीन मिलेगी, सब परंपरा जो है कस्टम ट्रेडिशन, ये सब शामिल है। तब सरकारी वकील कहता है कि मैं मानता हूं सब शामिल है इस कानून में, पर अनुच्छेद 368 तो शामिल नहीं है, ऐसा तो नहीं लिखा है। इसमें तो यही लिखा है कि कोई अधिनियम, कोई अध्यादेश, कोई जो कार्यपालिका का आदेश, कोई परंपरा, ये सब इस 13 के अधीन आएंगी। तो ऐसा कोई अधिनियम, अध्यादेश, कार्यपालिका का आदेश या परंपरा इस देश में नहीं चल सकती जो इस देश के मौलिक अधिकार को प्रभावित करने की कोशिश करे। पर अनुच्छेद 368 तो चल सकता है, जो खुद कह रहा है कि संविधान के संसद के पास अधिकार है कि वह 395 अनुच्छेदों में किसी में भी संशोधन कर सकती है। उस समय मूल ढांचे का सिद्धांत नहीं था, ऐसे में वह सब में कर सकती है। तो आप ही बताओ 13 बड़ा कि 368 बड़ा? जब आप इस बात को समझोगे तो लगेगा कि सरकार का पक्ष सही है, पर जब चीज देखोगे तो जो शंकरी प्रसाद का वकील लाया वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि इस तरीके की खोज करना उस समय में चुनौती थी कि अनुच्छेद 13 कह रहा है कि ऐसा कोई कानून पारित नहीं होगा। तो जब मैं भावना समझूं संविधान बनाने वालों की, तब तो ये 100% सत्य है कि जितने मौलिक अधिकार उन्होंने दिए हैं उनको हम प्रभावित नहीं कर सकते। पर उनसे एक भूल हो गई, इसको इनहेरिटेड डिस्प्यूट ही हम कहेंगे कि स्पष्ट नहीं किया। और 368 जैसे ही लागू हुआ तो 368 कहता है कि संविधान के सभी जो अनुच्छेद उनको संशोधित कर सकते हो। इस पूरे मुद्दे से क्या उत्पन्न होता है कि फिर कोर्ट जो है वो सरकार के पक्ष में फैसला सुनाती है और कहती है कि जो अनुच्छेद 368 है वो सर्वोपरि है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रथम संविधान संशोधन भी जायज है, मौलिक अधिकार अपनी जगह हैं, लेकिन राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार अपने प्रावधान बना सकती है। और वो जो अपवाद उन्होंने इस प्रथम संविधान संशोधन में जोड़े हैं वो सारे के सारे जो अपवाद हैं वो उपयोगी हैं, वो महत्वपूर्ण है। क्लियर है? जैसे ही इस पूरी घटना की बात जब हम लोग करेंगे तो सन 1964 के अंदर इस फैसले के बाद में, क्योंकि ये फैसला सरकार के पक्ष में था, तो सन 1964 के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं वो 17वां संविधान संशोधन लाते हैं। तो मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया था कि क्या क्या पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना था मौलिक अधिकार बनाम राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विवाद, वो मैंने आपको समझाया। चंपाकन दोराई राजन केस जो उत्पन्न हुआ उससे हमने समझने की कोशिश की। प्रथम संविधान संशोधन पढ़ चुके हैं, एक केस पढ़ चुके हैं शंकरी प्रसाद का, और अब एक जो है वो दूसरा संविधान संशोधन है, वो है 17वां संविधान संशोधन जो 1964 में आपके पंडित नेहरू लेकर आए। इस प्रावधान से क्या हुआ कि कुछ राज्यों की जो भूमि सुधार कानून थे, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट थे, उन भूमि सुधार कानून को ये लोग क्या करते हैं कि अनुसूची 9 का हिस्सा बना देते हैं।
अनुसूची 9 का कुछ राज्यों में बहुत दिक्कत हो रही थी जमींदारों से संपत्ति छीनने में। ऐसे में उनकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए क्या किया गया कि कुछ राज्यों के जो भूमि सुधार कानून थे वो 17वें संविधान संशोधन से, खास कर राजस्थान, पंजाब, क्योंकि यहाँ जमीनें बहुत ज्यादा कब्जे में थी और इन्हीं राज्यों में पलायन सबसे अधिक हुआ था पाकिस्तान से। ऐसे में भूमि सुधार की सख्त आवश्यकता भी इन्हीं राज्यों में थी। ऐसे में अनुसूची 9 के तहत इन राज्यों के भूमि जो सुधार कानून हैं उनको 17वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, अनुसूची 9 का हिस्सा बना दिया गया। और जब अनुसूची 9 का हिस्सा बना दोगे तो जाहिर सी बात है, पढ़ चुके हो प्रथम संविधान संशोधन में कि अनुसूची 9 के किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। कोई भी नए अनुच्छेद 19, 31 पर चुनौती नहीं दे सकता है, क्योंकि 31A और 31B सर्वोपरि होगा, ये सुपीरियर होंगे। ऐसे में जब ये निरंतर मुद्दा उठता है तो एक केस आता है सन 1964 के अंदर, जिसका फैसला जरूर 1965 में आया, जिसको हम लोग कहते हैं सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार। ये भी राजस्थान के एक जमींदारी थे जिनकी जमीन छीनने से नाराज थे। तो इन्होंने क्या किया, ये केस किया राजस्थान सरकार के खिलाफ कि आप मेरी जमीन का कैसे अधिग्रहण कर सकते हैं, वो तो मेरा मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 13 कहता है कि सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा कानून जो पारित हुआ है, गौर करना यहां चीजों पर, कि कोई भी ऐसा कानून जो अनुच्छेद 13 के तहत ये नियम है कि जो मौलिक अधिकार को प्रभावित करने वाला कानून है वो तो खुद अपने आप में अवैध है। ऐसे में 17वां संविधान संशोधन भी अवैध है, पहला संविधान संशोधन भी अवैध है, और ये सरकार के जितने भी राज्यों के भूमि सुधार कानून हैं ये भी अवैध है। आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा तो शंकरी प्रसाद में पहले ही कह दिया गया था कि 368 सर्वोपरि है, पर इस आदमी की अपनी इच्छा है इसलिए इसने फिर से इस मामले को उठा दिया। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वही रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला रखा वो फैसला यही था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार में भी कि अनुच्छेद 13 बड़ा नहीं है, अनुच्छेद 368 बड़ा है। ऐसे में अनुच्छेद 13 की कुछ सीमित शक्तियां हैं, अनुच्छेद 368 ज्यादा व्यापक है। तो 368 में के तहत जो संविधान संशोधन पहला हो 17वां हो, दोनों जायज हैं, इनको हम अवैध घोषित नहीं कर रहे हैं और ना ही हम कर सकते हैं अवैध घोषित। क्लियर है यहां तक? ऐसे में इसके बाद एक मामला और उठता है, सेम इसी का मामला है सन 1967 में, और इस मामले की बात करूंगा तो इसका है गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। ये दो भाई थे और उस समय पंजाब सरकार ने कानून लेकर आ गई थी कि 30 एकड़ से अधिक जमीन कोई नहीं रख पाएगा। ऐसे में गोलकनाथ ने पंजाब सरकार के इस कानून के खिलाफ चुनौती दी कि हमारी संपत्ति को तुम इस तरीके से नहीं छीन सकते हो, और ये गलत है। सेम वही मुद्दा फिर से कि अनुच्छेद 13 बड़ा है कि अनुच्छेद 368 बड़ा है, पर इस बार कहानी बदल गई और बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कहानी क्यों बदली इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा था कि सरकारें कमजोर होती हैं तब सुप्रीम कोर्ट अपना पैर ऊपर रख लेती है, ये दिखाने के लिए कि हम ताकतवर हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अकेली सरकार की कमजोरी है, ये न्यायपालिका की खुद की भी अपने आप में कमजोरी है। और यहाँ न्यायपालिका ने अपने आप को सर्वोपरि दिखाने के लिए, क्योंकि इंदिरा गांधी के लिए बहुत चुनौतियां इस दौर के अंदर शुरू हो गई थी, जब जैसे ही पंडित नेहरू की मृत्यु हुई अचानक प्रधानमंत्री बनने का मुद्दा गरमरा गया। उस समय जो कांग्रेस के हेड थे वो कामराज थे, जो दक्षिण राजनीति में बहुत बड़ा महत्व रखते थे, और वो चाहते थे कि पार्टी अध्यक्ष जैसे सोनिया गांधी है उस तरीके से वो एक कठपुतली की सरकार चलाए। पर कामराज से अधिक ताकतवर नेता उस समय जो थे वो मोरारजी देसाई थे, क्योंकि उनको नंबर 2 माना जा रहा था। सरदार पटेल के बाद में मृत्यु होने के बाद में तो वैसे ही सरकार में पंडित नेहरू को कोई चुनौती देने वाला नहीं था, पर मोरारजी देसाई जो है वो बहुत शक्तिशाली माने जा रहे थे। ऐसे में उनके पास बहुत प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव भी रहा, वो सिविल सेवा के भी हिस्से में रहे हैं। तो उनको प्रधानमंत्री यदि वो बन जाते तो कामराज जैसा आदमी उनको नियंत्रित नहीं कर पाता। इसलिए कामराज ने एक बहुत बड़ा गेम खेला, और एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में उस समय प्रचलित नहीं था वो थे लाल बहादुर शास्त्री, और उनको उन्होंने आगे कर प्रधानमंत्री बना दिया। मोरारजी देसाई ज्यादा विरोध भी नहीं कर पाए, क्योंकि जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी छवि बहुत साफ थी। ऐसे में जब उनको बनाया गया तो लोगों में डर तो बहुत था, क्योंकि उनको एक तरीके से अनुभव नहीं था, लेकिन कामराज उनको एक कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। पर हुआ उल्टा। कामराज के सपनों को चुनौती तब हुई जब 1965 के युद्ध में इस आदमी ने अद्भुत साहस दिखाया और पूरी दुनिया में अपना डंका मनवा लिया। वो अलग बात है कि उसी दिन इनका राजनीतिक कैरियर और जीवन भी हमेशा के लिए खत्म हो गया।
ऐसे में 65 के बाद फिर से मुद्दा उठा कि अब कौन किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, और मोरारजी देसाई जो है वो इस बार प्रधानमंत्री के मुद्दे को लेकर काफी हद तक एक तरीके से संवेदनशील हो चुके थे और मुद्दा निरंतर गर्मराता गया। ऐसे में अचानक सन 1967 के अंदर फिर क्या होता है कि इंदिरा गांधी को जब कामराज आगे बढ़ाते हैं तो एक बहुत बड़ा शब्द है जिसको अगर हम लोग बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा, तो उस समय इंदिरा गांधी को एक कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे कामराज, और उनका यह मानना था कि इस महिला के पास इतना राजनीतिक अनुभव भी नहीं है, इसलिए हम ज्यादा शक्तिशाली तरीके से इनका प्रयोग कर पाएंगे। पर ऐसा हुआ उल्टा, बाद में वो अलग बात है कि सपने हकीकत में नहीं बदल पाए। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी ताकत में आई तो एक राजनीतिक मतभेद शुरू हो गया, और उस मतभेद की वजह से, क्योंकि बहुत बड़ा बैकग्राउंड है तो यहां इसको पढ़ने का कोई उचित नहीं है, केवल समझाना चाहता हूं कि 1967 में राजनीतिक स्थिति ऐसी हो गई कि सरकारें अधिक कोई बहुमत में नहीं थी या इंदिरा गांधी के पास इतनी बड़ी कोई ताकत नहीं थी। मुद्दा बहुत गर्मा गया और 1967 में इसी मौके का फायदा उठा लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट में 11 न्यायाधीशों की पीठ थी। 11 न्यायाधीशों की पीठ में से फैसला आया 10-1 से। आप सुनकर अचंभित रह जाएंगे कि 10-1 से फैसला आया, और 10-1 से फैसला आकर कहा गया कि जो अनुच्छेद 13 है वो भी सर्वोपरि है, और अनुच्छेद 13 जो है कभी भी यह अधिकार नहीं देता अनुच्छेद 368 के तहत कि संसद ऐसा कोई कानून बना दे कि किसी के मौलिक अधिकार का तुम हनन कर दो। 10 लोगों ने इस सरकार के खिलाफ फैसला ला दिया, और फैसला यह आ गया कि जितने कानून तुमने आज तक बनाए हैं, जो पहला संविधान संशोधन हो, चाहे वो 17वां संविधान संशोधन हो, भूमि सुधार के कानून हो, यह आपको कभी ऐसा अधिकार नहीं देता है अनुच्छेद 13 कि वो इतना कमजोर भी नहीं है कि अनुच्छेद 368 के अधीन तुम उसको शामिल कर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर दो। और 10 न्यायाधीशों की तरफ से जब यह फैसला आया तो एक ऐतिहासिक फैसला माना गया, और इस फैसले के बाद में जो गरीब तबका था वो नाखुश हो गया, क्योंकि जाहिर सी बात है जमींदार तो बहुत खुश हो जाएंगे इस फैसले के बाद में, पर गरीब तबका इससे नाखुश हो गया। और इंदिरा गांधी भी इस फैसले से बहुत नाराज थी, वो भी कुछ ज्यादा खुश नहीं थी, पर वो तो बहुत बड़े एक राजनीतिक संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। ऐसे में इस फैसले के बाद में उनके लिए कुछ चुनौतियां ऐसी थी, वो चाहती थी कि इन मुद्दों का वो बहुत बेहतर तरीके से समाधान कर सके, पर ऐसा हुआ नहीं। और ऊपर से पार्टी के अंदर मोरारजी देसाई और उनको लेकर बहुत बड़ा मतभेद भी शुरू हो गया था, एक पावर स्ट्रगल चल रहा था। तो उन्होंने धीरे धीरे सारी परिस्थितियों का समाधान करने की कोशिश की। दक्षिण की राजनीति है, डीएमके पार्टी, उनसे बहुमत में अपना पक्ष लेने के लिए ताकि वो सरकार गिर ना सके या इस तरीके की चीजें चले। दूसरी तरफ गैर कांग्रेसी आंदोलन शुरू हो चुका था। तो इंदिरा गांधी एक राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रही थी। उसी मौके का फायदा सुप्रीम कोर्ट ने उठाया और यह फैसला सुना दिया 10:1 से, और फैसला यह सुना दिया गया कि अनुच्छेद 13 इतना कमजोर नहीं कि 368 उसको दबा दे। अनुच्छेद 13 अपनी जगह है और यह अधिकार है कि 13 के तहत किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता है, 368 के तहत भी नहीं कर सकते हो। यानी जितने तुमने फैसले सज्जन सिंह में सुनाए थे या शंकरी प्रसाद में सुनाए थे, सब अवैध हैं, तो इन आपको बदलने की क्या है आवश्यकता। और 11 न्यायाधीशों ने सुना दिया तो मुद्दा अपने आप में एक संवेदनशील बन चुका था। इस मुद्दे की संवेदनशीलता के बाद में इंदिरा गांधी ने कुछ और प्रयास किए गरीबों को अपना मसीहा बनाने के लिए। उनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि जो उनकी अल्प बहुमत है वो अल्प बहुमत पूर्ण बहुमत में तब्दील हो जाए, क्योंकि जब तक जनता साथ नहीं देगी तो पार्टियों में तब जीत पाना संभव नहीं है। खास कर तब जब कांग्रेस इतनी मजबूत हुआ करती थी, वही 2 टुकड़ों में बंट चुकी है, उसके अंदर मतभेद शुरू हो चुके हैं। ऐसे में 1969 के अंदर उन्होंने एक दूसरा प्रयास किया, और वो प्रयास जो उन्होंने किया वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की उन्होंने क्या की कोशिश की। और जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण उन्होंने करने की कोशिश की तो देश के 14 जो बैंक थे राष्ट्रीय स्तर के, उनको अपने अधीन, सरकार के अधीन करने की कोशिश की। और उन्होंने एक कानून तरीके से पारित किया, और उस कानून में 2 चीजें वो लेकर आए। 2 चीजें में लेकर आए। पहली चीज तो वो ये लेकर आए कि जो बैंक हमसे सहमति कर लेंगी तो उनको तो सहमति के अनुसार जो भी आपके और हमारे बीच में एडजस्टमेंट होगा उतना पैसा हम आपको दे देंगे। क्लियर है? यानी सपोज करो बैंक मेरी है और मैं सरकार के पास जाऊंगा, सहमति करूंगा कि मुझे 50,000 दे दो, मैं आपको अपनी बैंक दे दूंगा, तो हो सकता है मुझे बैंक
मेरी बैंक मुझे उनको देनी पड़ेगी और मैं खुश हो जाऊं। एक ऑप्शन तो इंदिरा गांधी ने कहा यह है। और यदि आपको हमारी साथ सहमति नहीं है तब यह मामला एक ट्रिब्यूनल देखेगा, एक प्राधिकरण देखेगा, और प्राधिकरण जितनी राशि निर्धारित करेगा कि इस बैंक को इतनी राशि देनी है आपको, उस राशि को हम 10 साल बाद आपको दे देंगे। तो सरासर धमकी कह सकता हूं इसको प्यार से कि भाई मानते हो तो ठीक है, वरना 10 साल बाद मिलेगा जो भी मिलेगा। ऐसे में अधिकतर लोग इससे सहमत होना शुरू हो गए थे और इसको एक तानाशाही का रूप जो आप कह सकते हो कि वो आना शुरू हो गया था। पर इस मामले को क्या है कि उस समय एक संवेदनशील व्यक्ति थे जिनके पास ये कुछ बैंकों की शेयर हुआ करते थे, जिनका नाम है आरसी कूपर। इन्होंने भारत सरकार के खिलाफ एक केस दायर कर दिया। थोड़ा सा मुश्किल है पर बहुत अच्छा अगर क्रमबद्ध चीजों से समझोगे तो। आरसी कूपर ने भारत सरकार के खिलाफ केस दर्ज कर दिया कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो कि अपनी इच्छा से मुझे मुआवजा दोगे। मेरी बैंक में 60,000 करोड़ की संपत्ति रखी है, तुमने 111 रुपए का प्रसाद मुझे दिया और कहा रवाना, आज से बैंक हमारी। तो ये सब संभव नहीं है। आप जो कंपनसेशन दोगे वैसे डरा कर नहीं दे सकते हो कि 10 साल बाद ट्रिब्यूनल फैसला देगा, उस फैसले का 10 साल बाद हम आपको मुआवजा देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दूसरा झटका दिया। आरसी कूपर मामले में गोरखनाथ में पहले ही झटका आ चुका था और आंतरिक चुनौतियां वैसे ही बढ़ चुकी थी और सरकार अल्प बहुमत में थी, कभी भी गिर सकती थी। वो अलग बात है कि जो कांग्रेस के आज विरोधी हैं, सीपीआई या डीएमके, उन सब ने उस समय उस बच्ची खुची सरकार को चलाते गए। पर एक तरीके से कह सकता हूं कि बैसाखी पर चलने वाली सरकार थी, कभी भी गिर सकती थी और इंदिरा गांधी इस चीज को महसूस कर चुकी थी। यह सब ड्रामा एक तरफ चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट अपना खेल एक तरफ खेल रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया कि आरसी कूपर की बात बिल्कुल सही है, इस तरीके से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और ये जो फैसला यहां भी आता है वह भी सेम इसी तरीके की कहानी कि 10:1 से, हालांकि वो गोलकनाथ वाले मामले में 6:5 से था, वो मुझसे गलती से मैंने 10:1 से बताया। तो वो गोलकनाथ के मामले में जो था वो था 6:5 से, यानी 6 न्यायाधीश जो थे 11 में से, वो उस गोलकनाथ वाले मामले में जो है वो सरकार के खिलाफ गए और 5 पक्ष में थे। पर आरसी कूपर के मामले में सरकार के लिए बड़ा झटका था कि 10 जो न्यायाधीश थे वो सरकार के खिलाफ चले गए और 1 न्यायाधीश जो थे वो जरूर सरकार के पक्ष में गए। इन 1 न्यायाधीश का जो नाम था वो एएन राय था। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गोलकनाथ में भी सरकार के लिए उपयोगी साबित हुए, तो बाद में इसी आदमी को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी बनाया गया था। तो आप ये कह सकते हो कि उस समय तेल लगाने की कीमत आगे इनको अच्छे तरीके से मिली। पर 10 न्यायाधीशों ने जो फैसला सुनाया वो ये था कि इंदिरा गांधी का जो फरमान है वो तानाशाही रवैये का है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और ये असंवैधानिक है। दूसरा झटका सरकार को मिला ही था। ऐसे में सन 1970 में इंदिरा गांधी ने एक और कानून लेकर आई। इंदिरा गांधी चाहती थी कि जितने भी रियासतें हैं, देसी रियासतों के साथ हमारा समझौता हुआ था विलय के समय। देसी रियासत और ब्रिटिश इंडिया में फर्क मैंने बताया है कि जहां अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष शासन किया उसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, और देसी रियासतों का तात्पर्य है जहां अप्रत्यक्ष शासन हुआ था। तो जितने राजा रजवाड़े थे इन्होंने हमारे साथ समझौता किया था विलय का। तो उस दौरान हमने इनके साथ एक वादा किया था कि पहले तो इनकी कुछ शक्तियां ली थी, बाद में पूरी ले ली थी, और इनसे बदले में हमने एक वादा किया था कि हर महीने में आपको कुछ खर्चा देंगे, सम्मान देंगे, या आपकी जितनी उपाधि हैं राजा महाराजा ये सब आपको मिलती रहेंगी, आपकी संपत्ति आपके पास रहेगी, ताकि इन लोगों को हम कैसे भी कर भारत में शामिल कर लें। पर इनसे राजा महाराजा इन सब के होने से गरीब तबका नाखुश था और इंदिरा गांधी चाहती थी कि इस मुद्दे का समाधान कर लिया जाए, गरीबों को खुश किया जाए, इन लोगों की संपत्तियों को हड़प कर या फिर इनके विशेष प्रावधानों को खत्म कर कर। तो इंदिरा गांधी एक प्रावधान लाती है और वो प्रावधान लाती है कि इस तरीके के जितने भी ये सुख सुविधाएं आपको मिल रही हैं ये मैं बंद करने जा रही हूं। और जब बंद करने जा रही हूं तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और इस बार मध्य प्रदेश के राजा होते हैं माधवराव सिंधिया, बाद में जरूर कांग्रेस में चले गए थे। इन्होंने क्या किया, भारत सरकार के इस मामले को, इस फैसले को सरकार में चुनौती दे डाली। और माधवराव सिंधिया ने जैसे इस मामले को सरकार में चुनौती दी तो उन्होंने कहा कि इस तरीके के प्रावधानों को तुम नहीं कर सकते हो, हमारी शक्ति इस तरीके से खत्म नहीं कर सकते हो। और
यहां भी झटका इंदिरा गांधी को तीसरा मिला। सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंदिरा गांधी का फैसला बिल्कुल गलत है, किसी भी जो इनके साथ वादे किए गए हैं इन वादों का उल्लंघन नहीं कर सकते हो, इनकी उपाधियों का अंत नहीं कर सकते हो। ऐसे में आपको जो है वो इनको वो जो निरंतर जो आप पैसा देते रहते थे सुख सुविधा, वो देनी ही पड़ेगी। लगातार इंदिरा गांधी के लिए चुनौतियां बढ़ती गई और जैसे ये फैसला देखोगे तो ये भी 1970 का ही फैसला था। इंदिरा गांधी समझ चुकी थी कि इस पूरे राजनीतिक संकट के दौरान वो सब नहीं कर पाएंगी जो उनकी इच्छा शक्ति है, क्योंकि गोलकनाथ पहला झटका था, आंतरिक राजनीतिक मुद्दे चल ही रहे थे और सुप्रीम कोर्ट अब हावी हो चुका था अपने फैसलों पर। गोलकनाथ के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इच्छा शक्ति थी कि अब झुकना अपने आप में एक चुनौती है। ऐसे में आरसी कूपर बना, भारत सरकार के मुद्दे की बात करोगे तो पूरे 10 न्यायाधीश जो है वो सरकार के खिलाफ चले गए 11 न्यायाधीशों की पीठ में से। और जब हम लोग बात करेंगे 1970 में इस रियासतों के मुद्दे को लेकर, तो यहां भी सरकार को हारना पड़ा और सरकार हार गई। इंदिरा गांधी सारी परिस्थितियों को समझ चुकी थी कि अब सरकार जब बहुमत में आएगी तभी ऐसा कुछ हो सकता है, और चुनाव होने थे 1972 में। इसलिए इंदिरा गांधी ने एक बहुत साहसी निर्णय लिया और वो निर्णय ये था कि उन्होंने सन 1971 में ही राष्ट्रपति को कह दिया कि आप जो चुनाव है वो 1971 में ही करवा दो, यानी 1 साल पहले ही करवा दो, क्योंकि वो जानती थी कि यदि मैं जीत गई तब तो पूर्ण बहुमत से आऊंगी और तब मैं इन सभी मुद्दों का समाधान कर सकती हूं, वरना तो इस बैसाखी वाली सरकार से कर पाना संभव नहीं है, ऊपर से इस ताकतवर सुप्रीम कोर्ट को रोक पाना भी संभव नहीं है। इन सारे मुद्दों की जब बात करोगे तो इंदिरा गांधी उस समय की मोदी कह सकते हो तुम लोग कि काफी अच्छे तरीके से उन्होंने जनता को प्रभावित किया। और 71 में जब पूर्व चुनाव हो गए तो हर चुनावी रैली में उन्होंने जनता से एक ही अपील की कि मैं तो तुम्हें पैसा देना चाहती हूं, मैं तो तुम्हारी गरीबी हटाना चाहती हूं, इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रही हूं, इसीलिए मैं इन राजाओं की संपत्ति को खत्म कर रही हूं, इसीलिए भूमि सुधार जैसे कानून ला रही हूं। अब गोलकनाथ भूमि सुधार कानून को खत्म कर देगा, जो आरसी कूपर का मामला है वो आपके इन संपत्तियों के बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होने देगा। उसके बाद जब माधवराव सिंधिया मामले की बात करूंगा तो ये राजाओं की जो जिनको उनको प्रिविलेज जो मिल रहा है इसको बंद नहीं होने देगा। तो मैं आपकी मदद करूं कैसे? और मैं मदद तभी कर सकती हूं जब आप मुझे पूर्ण बहुमत में लाएंगे, तब मैं ऐसे कठोर कानून पारित कर सकती हूं, वरना मेरे लिए मुश्किल है। जनता भी दुखी थी और इस भावना को समझ गई। ये कह दूं दोनों तरफ से कह सकता हूं कि जनता इंदिरा गांधी की मजबूरी को समझ गई और इंदिरा गांधी जनता की मजबूरी को समझ गई, इसीलिए वो गरीबी हटाओ का नारा इतना प्रचलित हो चुका था। और अचानक सत्ता में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन जो सबको एक तरीके से चुनौती ला देता है। इंदिरा गांधी काफी बहुमत से आती है और जो कांग्रेस टूटकर इंदिरा गांधी का विरोध कर रही थी वो 16 सीटों तक सीमित रह जाती है। और अब जब इंदिरा गांधी बहुमत से आती है तो कुछ ट्रेलर देती है सुप्रीम कोर्ट को भी, और कुछ ट्रेलर देती है वो हर उस व्यक्ति को भी जो बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि अनैतिक कह सकते हो आप उनको, पर बहुत जरूरी है। सत्ता में आते ही सबसे पहला लाती है 24वां संविधान संशोधन 1971, फिर लाती है 25वां संविधान संशोधन 1971, ताबड़तोड़ एक के बाद एक शुरू कर देती है। उसके बाद लाती है 26वां संविधान संशोधन 1971 और एक अंत में लाती है जिसको हम लोग कहते हैं 29वां संविधान संशोधन 1972। केशवानंद की पृष्ठभूमि तो यहां से ज्यादा मजबूत हुई थी, पर इन 3 का क्या इतिहास है वो बहुत अच्छे से आपको समझने की आवश्यकता है। जब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 24A 1971 का जो आर्टिकल है, जो संविधान संशोधन है, 24वां संविधान संशोधन जो है, ये जो 24वां संविधान संशोधन है ये गोलकनाथ के मामले में है। 25वां संविधान संशोधन बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है और 26वां संविधान संशोधन जो है वो राजाओं की जो सुख सुविधाएं थे उनके संदर्भ में है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने खेतर गोलकनाथ के मामले में सरकार को पिछाड़ दिया था, राष्ट्रीयकरण के मुद्दे में, आरसी कूपर मुद्दे में पिछाड़ दिया था, और जो राजाओं की सुख संपत्ति माधवराव सिंधिया के मामले में पिछाड़ दी थी, उस कहानी का परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आ गई। और वो सॉल्यूशन अपने आप में एक तानाशाही का था। आप इन चीजों से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जब वह 1971 का केस लेकर आती है, 24वां संविधान संशोधन लेकर आती है, तब वह कहती है कि एक संशोधन तो अनुच्छेद 13 में करती है सबसे पहले, ताकि सुप्रीम कोर्ट बोल ही ना सके, और एक करती है अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 13 में भी एक पॉइंट जोड़ देती है, 4 नंबर पॉइंट,
और 368 में एक पॉइंट जोड़ देती है, 3 नंबर पॉइंट। अनुच्छेद 13 में कहती है 4 नंबर पॉइंट में कि अनुच्छेद 13 का संबंध कभी भी 368 से नहीं होगा। क्लियर है? और 368 का संबंध अनुच्छेद 13 से नहीं होगा। तो अब तुम एक दूसरे की आपत्ति मत करना कि 13 बड़ा कि 368 बड़ा, है ना। जो बड़ी है वो इंदिरा गांधी, और अंतिम फैसला जो होगा वो यही होगा कि अनुच्छेद 368 के तहत जो आज तक किया गया वो सब जायज है, क्योंकि 13 का कोई संबंध 368 से नहीं है, 368 का संबंध कोई भी 13 से नहीं है। यानी ये जो शुरुआत में बताया था कि 13 का 3 क्या कहता था, कानून का मतलब एक्ट, अध्यादेश, तो इसमें अनुच्छेद 368 मत शामिल करना, जैसा गोलकनाथ में कह दिया था, कतई संभव नहीं है, क्योंकि 368 का संबंध 13 से है ही नहीं, और 13 का कोई संबंध 368 से नहीं है। तो जिस भाषा में समझ सको समझ लो। कहानी का निष्कर्ष यही है कि जो हम कर रहे हैं वो अंतिम है। 368 के तहत मेरे पिताजी ने जो किया था वो पहला हो, 17वां संविधान संशोधन हो, वो भी सर्वोपरि है, और जो मैं अब आगे करूंगी वो भी सर्वोपरि है। और जितना सुप्रीम कोर्ट ने दुखी करना था कर लिया, अब कोई संविधान संशोधन को तुम चुनौती नहीं दे पाओगे। तो 24वां संविधान संशोधन तो गोलकनाथ के मुद्दे का समाधान था। जब हम लोग बात करेंगे 25वें संविधान संशोधन 1971 की, तो 25वां संविधान संशोधन जो 1971 है वो कहता है कि अनुच्छेद 31C जो है वो जो आपके पंडित नेहरू थे उन्होंने 31A जोड़ा था, 31B जोड़ा था, और बेटी ने 31C जोड़ दिया। और 31C क्या कहता है कि अनुच्छेद 39B, अनुच्छेद 39C दोनों क्या कहते हैं कि धन और संपत्ति को एकत्रित नहीं होने देंगी सरकार। तो अनुच्छेद 31C क्या कहता है कि अनुच्छेद 39B, 39C हमेशा सर्वोपरि होगा अनुच्छेद 14 से, अनुच्छेद 19 से और 31 से। जो ये कह रहे थे कि कानून सम्मान होगा, हमारी संपत्ति तुम नहीं छीन पाओगे, तो भूल जाओ, अब हम छीन पाएंगे। जो ये कह रहे थे कि 19 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है संपत्ति, भूल जाओ, अब कोई मौलिक अधिकार नहीं है, सरकार चाहे तो 31A-B के तहत छीन सकती है। और अभी से सुन लो, इनको चुनौती मत देना 31A और B को। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि 31C में मैं लिखवा रही हूं ऐसा नया प्रावधान कि 39B और 39C जो है वो सर्वोपरि होगा इन तीनों अनुच्छेद से। तो अब सुप्रीम कोर्ट संविधान को भी चुनौती कैसे दे सकता है, जब संविधान में लिख दिया गया इस 25वें संविधान संशोधन से कि 39B और 39C जो है वो हमेशा सर्वोपरि होगा 14, 19 और 31 से। नई चुनौती। और आप ये कह सकते हो कि RC कूपर मामले का जो समाधान है वो हमेशा के लिए हो गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मुद्दा अब बहुत आसान हो गया। और तो और उन्होंने एक खेल और खेला, अब आप उसको द्वेष कह सकते हो, कंपेंसेशन शब्द को ही हटा दिया और लिख दिया अमाउंट, जो भी सरकार को मंजूर हो। क्लियर है? इसका अर्थ यही हुआ कि कंपेंसेशन तो क्या कहता है, बराबरी का मिलना चाहिए, कि अगर आप मेरी कोचिंग का अधिग्रहण कर रही है सरकार, तो मुझे उतनी संपत्ति मिलनी चाहिए जितनी मैंने लगा रखी है। तो इंदिरा गांधी के समय कोर्ट ने फैसला यही सुनाया था कि इक्विवेलेंट कंपेंसेशन दो, वरना इन कानूनों को हम रद्द कर रहे हैं। PR जो आपका RC कूपर मामला था। पर यहां क्या है, इंदिरा गांधी बदला लेती है और कहती है कंपेंसेशन तो शब्द ही हटा रही हूं, और शब्द है अमाउंट। और वो अमाउंट का अर्थ है कि सरकार यदि 101 रुपए की जुहारी आपको दे रही है तो आपको वो मंजूर करनी है, उसके अलावा कुछ भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप दुनिया के किसी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रावधान मैं 25वें संविधान संशोधन से कर रही हूं। क्लियर है? 31C बड़ा बना दिया, 39B 39C को बड़ा बना देता है, किससे? 14, 19 और 31 से। थोड़ा पेचीदा है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, यहां तक शायद समझ में आया होगा। लेकिन एक मामला अभी भी अटक गया था, वो था माधवराव सिंधिया बनाम भारत सरकार का राजाओं की संपत्ति को छीनने के दृष्टिकोण में। ऐसे में वह क्या करती है कि 26वां संविधान संशोधन 1971 पारित करती है। उस संविधान संशोधन से क्या करती है कि जिन राजाओं को ये अधिकार अनुच्छेद 291 और 362 के तहत जो मिले हुए थे पहले, तो इन दोनों ही अनुच्छेदों को अवैध घोषित कर देती है कि अपने आप में ही अवैध है। 368 के तहत 26वां संविधान संशोधन लाई और कहा कि अनुच्छेद 291 और 362 जो राजाओं की सुख सुविधाओं के प्रावधान से संदर्भ में है, ये दोनों अनुच्छेद ही गलत हैं, आज से इनको मैं हटा रही हूं। और अगला शब्द जो अनुच्छेद 366 है,
उस 366 में मैं संशोधन कर रही हूं कि ये उन राजाओं को पैसा नहीं मिलेगा जो आज राजा हैं, जो राजा हुआ करते थे, जिनको पैसा मिला करता था पहले, आजादी से पहले, उन्हीं को हम लोग पैसा देंगे, अब वालों को हम लोग पैसा नहीं देंगे। लोग बड़े नाराज हुए। हालांकि इसके पीछे इंदिरा गांधी की एक बड़ी मनसा थी। जब इंदिरा गांधी ने 1971 का चुनाव लड़ा था तो अनेक राजाओं ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे और सबके सब हार गए। 2 या 3 राजा ऐसे थे जो जीत पाए। ऐसे में इंदिरा गांधी ने उनसे एक बदले के तौर पर इस नीति को अपनाया और उन राजाओं की भी सारी कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो यह कह सकता हूं कि 24वां संविधान संशोधन गोलकनाथ केस का बदला था, 25वां संविधान संशोधन आरसी कूपर केस का बदला था और 26वां संविधान संशोधन जो था वो माधवराव सिंधिया केस का सुप्रीम कोर्ट से बदला लिया गया। अब यहां आप महसूस कर सकते हो कि एक लड़ाई हो गई है वर्चस्व की, कि अब सरकार ताकत में है इसलिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है और चुनौतियां दे रही है उस सुप्रीम कोर्ट को जिसने अपने इतने महत्वपूर्ण फैसले चुनाए थे। और यहीं रुकी नहीं, अब अपनी परंपरा को वो जारी रखती है और जब जारी रखती है तो एक बहुत बड़ा संकट यहां उत्पन्न होता है। तो संकट उत्पन्न होता है कि 29वां संविधान संशोधन 1972 पारित कर देती है। और जब 29वां संविधान संशोधन 1972 की बात करोगे तो जो अधिकार पिताजी ने बनाया था उसके तहत केरला जो धन विधेयक है, लैंड एक्ट है, उसको अनुसूची 9 का भाग घोषित कर दिया गया। यानी जो केरला भूमि सुधार है वो 29वें संविधान संशोधन के तहत क्या हो चुका है, अब अनुसूची 9 का भाग बन चुका है। यानी अब अनुसूची 9 के तहत वो आएगा और केरला जमीन सुधार, भूमि सुधार का बिल किसी मठ की जमीन को यदि छीन रहा है तो वो मठ जो है वो किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता, वो क्योंकि अनुसूची 9 के तहत तो तुम जुडिशियल रिव्यू कर ही नहीं सकते हो इस मामले का। क्लियर है? अभी तक हमने इतना पढ़ा और यहां से एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई। वो पृष्ठभूमि है केशवानंद भारती केस की। उम्मीद करता हूं कि ये सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि हमने जो मुद्दे डिस्कस किए थे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनको हमें समझने के लिए बहुत जरूरी था कि केशवानंद भारती केस को यदि समझना है तब हमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व के महत्व को समझने की आवश्यकता है। हमें अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के विवाद को समझने की आवश्यकता है। हमें संविधान संशोधन 1, 17, 24, 25, 26 और 29 को समझने की आवश्यकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, आरसी कूपर बनाम भारत सरकार और माधवराव सिंधिया बनाम भारत सरकार, इतने केस को समझने की आवश्यकता है और तब जाकर किसी पृष्ठभूमि तैयार होती है केशवानंद भारती केस की। तो मैं एक बार इनको रिवाइज करवाता हूं ताकि हम लोग केशवानंद अच्छे से समझ पाए। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व में मतभेद है। एक को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, दूसरे को नहीं, पर न्यायालय खुद कहता है कि नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की। ऐसे में दोनों के बीच में एक प्रमुख विवाद है। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं ला सकते हो जो 368 का जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे, और 368 कहता है कि सभी संविधान अनुच्छेद संशोधित किए जा सकते हैं। ऐसे में 13 बढ़ा कि 368 बढ़ा, दोनों के बीच में विवाद खड़ा हो गया। अमेंडमेंट 1 क्या कहता है कि अनुसूची 9 क्या कहती है कि जिन राज्यों के कानून को संसद ने अनुमति दे दी, अनुसूची 9 में शामिल कर दिया, उनको सुप्रीम कोर्ट चुनौती नहीं दे सकती। प्रथम संविधान संशोधन 15(4) जोड़ता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में अपवाद लगा दिए गए। 31A जोड़ दिया गया, 31B जोड़ दिया गया, 15(4) जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 17 कहता है कि संविधान संशोधन 17 कहता है कि कुछ राज्यों के, राजस्थान, पंजाब, इन राज्यों के भूमि सुधार को अनुसूची 9 में शामिल कर दिया गया। और 24 की बात करोगे तो गोलकनाथ का बदला है। 25 की बात करोगे तो ये जो बदला है ये राष्ट्रीयकरण बैंकों का यानी आरसी कूपर मामले का बदला है। 26 माधवराव सिंधिया का बदला है और 29 केरल के भूमि सुधार कानून को अनुसूची 9 में शामिल कर देता है। शंकरी प्रसाद केस जो है वो चंपाकरण दोराई राजन केस की जो चुनौतियों का फैसला आया था, प्रथम संविधान संशोधन बाद में जो पारित हुआ, तो उस प्रथम संविधान संशोधन को ही चुनौती देता है और वो कहता है कि जो 13 है वो बड़ा होगा, 368 बड़ा नहीं होगा। पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 13 बड़ा नहीं है, 368 बड़ा है। सज्जन सिंह के मामले में भी सेम यही 13-368 का विवाद उठा और सुप्रीम कोर्ट कहती है 368 बड़ा।
पर गोलकनाथ के मामले में परिवर्तन आया और परिवर्तन 6:5 6 न्यायाधीशों ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया और सुनाकर क्या कहा कि 368 इतना भी बड़ा नहीं है कि 13 पर हावी हो जाए, यानी संसद ऐसा कोई कानून पारित नहीं कर सकती है जो किसी मौलिक अधिकार का हनन करे। यानी शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के फैसलों को परिवर्तित कर दिया गया। गोलकनाथ बना पंजाब सरकार के मामले में। ये इंदिरा गांधी की सरकार के लिए पहला झटका था। आरसी कूपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया क्या कहता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो आप करना चाहते हो वो इस तरीके से नहीं कर सकते हो, सबको बराबर मुआवजा देना होगा, जितनी संपत्ति ले रहे उतनी संपत्ति उनको देनी पड़ेगी। और इस मामले में 10:1 से यानी 10 न्यायाधीशों ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। ये इंदिरा गांधी के खिलाफ दूसरी चुनौती थी। माधवराव सिंधिया, जिसके माध्यम से जो ये था कि इंदिरा गांधी राजाओं की संपत्ति को और जो राजाओं को सुख सुविधा मिल रही थी उसको रोकना चाहती थी, तो उस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। और ये इंदिरा गांधी को तीसरा झटका था, जो ये कहती थी कि आप इस तरीके से किसी राजा की सुख संपत्ति को नहीं रोक सकते हो, या उनको जो प्रावधान, जो समाधान या जो वादे आपने आज तक किए हैं उनको देने के, उनको आपको निरंतर जारी रखना पड़ेगा। सत्ता में परिवर्तन हुआ। संविधान संशोधन 24 पारित कर गोलकनाथ के फैसले को ही बदल दिया। 25 पारित कर आरसी कूपर की हालात नाजुक कर दी गई और 26 बदलकर सुप्रीम कोर्ट को फिर से चुनौती हुई। तो एक समय तो ऐसा आया जिसमें 3 बार लगातार सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनौती दी, और एक समय ऐसा आया जिसमें एक ही समय में 3 चुनौतियां इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को दे दी। और अब ये मुद्दा जो बन गया था, ये स्वाभिमान का मुद्दा बन गया सुप्रीम कोर्ट के लिए भी और दूसरी तरफ सरकार के लिए भी। पर इंदिरा गांधी बहुमत में थी, तानाशाही रवैये पर अपनी सरकार को अपना चुकी थी। और इसी वजह से फिर जो है वो 29वां संविधान संशोधन जो पारित हुआ वो मुद्दा बना। और वो मुद्दा क्यों बना वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जहन में ऐसा आएगा कि सर 24वें संविधान संशोधन में जब ऐसा लिख दिया गया था कि 13वां संविधान जो 13वां अनुच्छेद है वो 368 से संबंध नहीं रखता और अनुच्छेद 368 जो है वो 13वें से संबंध नहीं रखता, फिर इस नया मामले में क्यों सुनवाई हो गई थी। तो मैं आगे इस पर डिस्कस हम लोग करते हैं। तो 29वें संविधान संशोधन की वजह से केशवानंद भारती जैसा विवाद उत्पन्न हुआ। 29वां संविधान संशोधन के माध्यम से इंदिरा गांधी ने जो केरल भूमि सुधार का जो बिल था उसको उन्होंने उस कानून को अनुसूची 9 के तहत शामिल कर दिया था, और उसी कानून का प्रयोग कर केरला सरकार ने इस मठ की जो जमीन थी और उस महंत पर नियंत्रण करने की कोशिश की, उस ट्रस्ट को एक तरीके से अपने आप को नियंत्रित किया। ऐसे में केशवानंद भारती की तरफ से इस केस को सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया। पर मुद्दा यह था कि 13 और अनुच्छेद 368 का विवाद तो पहले ही स्पष्ट हो चुका था, बहुत से केस इस चीजों को लेकर हो चुके थे, लेकिन केशवानंद भारती केस में उन्होंने वकील की तरफ से एक अलग आधार रख दिया, और वो आधार बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने अनुच्छेद 26 को आधार रख दिया कि धर्म के आधार पर मुझे इस तरीके से स्वतंत्रता है, मैं इसी से राइट टू प्रॉपर्टी रखता हूं, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मुझे बचाने की प्रमुख जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ जब मैं बात करूंगा तो 29वां संविधान संशोधन जो है वो अपने आप में गलत है, 24वां भी गलत है, 25वां भी गलत है, तो उन्होंने एडिशनल जोड़ दिया था अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए। तो 24 और 25वें संविधान संशोधन के अलावा 29वें संविधान संशोधन को ही चुनौती दी गई, केवल केरल सरकार के कानून को नहीं। और चुनौती का एक और आधार जोड़ दिया गया, वो था अनुच्छेद 26 का जो मौलिक अधिकार है उसको, अनुच्छेद 32 के तहत। आज जो हुआ वो और भी महत्वपूर्ण है। इस फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बीच में 2 प्रमुख विवाद थे। एक पहला विवाद तो यह उत्पन्न हुआ कि संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद के पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसका तो अर्थ यही था कि ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग परिस्थितियों के अनुकूल संशोधन नहीं भी करेंगे और ये जो जमीन लोगों के पास है अत्याधिक उसका अधिग्रहण कर गरीबों को नहीं देंगे तो गलत है। राष्ट्रीयकरण सरकार ने उचित दिशा में किया होगा, राष्ट्र के लिए आवश्यक है। ऐसे में संविधान संशोधन करने की शक्ति जो संसद के पास है वो होनी चाहिए या नहीं, एक सवाल तो ये खड़ा हो रहा था। दूसरी तरफ खड़ा ये हो रहा था कि इंदिरा गांधी का जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो वैध है कि नहीं है, जैसे वो खुद कर रही है अपनी इच्छाओं के अनुसार चीजों को परिवर्तित करा रही है, कि वो वैध है या नहीं है। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा असमंजस हो गया था। इंदिरा गांधी को गलत ठहराने का मतलब था संविधान को गलत ठहरा देना, और संविधान को, पूरे संविधान को गलत ठहराना गलत था। ऐसे में कोर्ट के अंदर भी सरकार के 71 राष्ट्रों के अलग अलग 71 राष्ट्रों के संविधान का उल्लेख किया गया।
और कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, बीच का सा एक रास्ता कोर्ट ने निकाल कर दिया। पहली चीज जो इस कोर्ट ने इस फैसले में सुनाई वो ये थी कि जो संविधान संशोधन 24 है, 25 है और जो 29 है वो बिल्कुल सही है। वो वाजिब चीज है कि सरकार ऐसे भूमि का अधिग्रहण सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है। अनुच्छेद 25 के तहत जो राष्ट्रीयकरण हुआ संविधान संशोधन 25 के तहत वो भी वैध है। संविधान संशोधन 24 के तहत जैसे ही गोलकनाथ के फैसले को परिवर्तित किया गया तो वो भी वैध है, क्योंकि ये जरूरी है, ये सब चीजें होनी चाहिए। ऐसे में ये कह सकता हूं कि ये 3 निर्णय तो इंदिरा गांधी के पक्ष में ही थे, क्योंकि यहां निर्णय द्वेष से नहीं लिया गया था, यहां निर्णय सरकार के वास्तविक हकीकत के आधार पर लिया गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो संसद है उसके पास संशोधन करने का अधिकार भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 368 के तहत वो संशोधन नहीं कर सकते, उनके पास ये अधिकार है कि वो संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो संविधान निर्माताओं ने भी ये अधिकार उनको दिया है कि परिस्थितियों के साथ वो परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन, और यहां ये जो लेकिन है यही सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है कि अनुच्छेद 368 जो है इसकी कुछ सीमित शक्तियां हैं, और सीमित शक्ति क्या है वो बस एक लाइन से समझ लेना। सरकार ने क्या कहा, सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट किया वो ये है कि संविधान बनाने वाले में और संविधान के अनुसार सरकार चलाने वाले में बहुत फर्क है। यानी आप संविधान निर्माता नहीं हो, आप संविधान के तहत सरकार चला रहे हो। यदि आपको कोई परिवर्तन करना है तो आप संशोधन करना अलग प्रक्रिया है, संविधान को बदलना अलग प्रक्रिया है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने आपको ऐसी शक्ति दे दी इस 368 के तहत कि कुछ भी बदल लोगे। कल को इस देश में संघात्मक व्यवस्था बनाई गई है, संघीय ढांचा यूनियन स्ट्रक्चर है, तुम तो राज्यों को ही खत्म कर दोगे, न्यायपालिका स्वतंत्र है, तुम उसको खत्म कर दोगे। तो ऐसा नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। 24, 25, 29 जो आपने किया बिल्कुल जायज है, आपकी शक्ति, आप कर सकते हो। आप संविधान के अंदर संशोधन भी कर सकते हो, अनुच्छेद 368 के तहत ये भी शक्ति आपको दी है। लेकिन अनुच्छेद 368 की संभावनाएं सीमित हैं, और जो सीमित संभावनाएं हैं वो क्या है, वो महत्वपूर्ण है कि आप कभी भी संविधान निर्माता के बराबरी का दर्जा नहीं ले सकते हो। आप केवल संविधान संशोधन उस दिशा में कर सकते हो जो केवल आपको उचित चीजों तक पहुंचाए, यानी जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा हो। और दूसरी भाषा में कहूं तो सीमित संभावनाएं हैं। अभी सीमित कैसे होंगी, तब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संविधान का एक मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर पहली बार कहा गया, और जो मूल ढांचा है संविधान का उसके अंदर परिवर्तन करने का अधिकार सरकार के पास में नहीं है। यानी जिस तरीके से द्वेष से तुम कुछ कर दोगे तो वो संभव नहीं है कि जो संविधान निर्माताओं की मूल भावना थी तुम उसको भी प्रभावित कर दो। इस राष्ट्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बनी रहेगी, ये राष्ट्र गणराज्य है वो बना रहेगा, इस राष्ट्र की भावना है पंथ निरपेक्षता की तो बनी रहेगी। हालांकि पंथ निरपेक्षता बाद में जोड़ा गया पर वो भावना है इसलिए वो बनी रहेगी। ऐसे में इस राष्ट्र के संविधान का उद्देश्य है न्याय, समानता, एकता, ये सब बने रहेंगे, इनको आप प्रभावित नहीं कर सकते हो किसी भी रूप से। क्लियर है? तो फिर सरकार पूछती है कि हमें यह भी बता दो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ऐसा संभव नहीं है कि आज मैं आपको लिस्ट दे दूं। समय के साथ जब जब मौका आएगा हम क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर की व्याख्या देते रहेंगे। इसीलिए ये भी याद रखना एग्जाम के लिए, बहुत से लोग कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट नहीं है, केवल समझने के हिसाब से हैं। समझने के हिसाब से अर्थ क्या है कि कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ को सरकार ने यही चुनौती सुप्रीम कोर्ट को दी थी कि जब बेसिक स्ट्रक्चर का कोई वर्ड ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है अनुच्छेद के अंदर किसी संविधान में, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो। तब सुप्रीम कोर्ट कहता है ये तो खुद फील करने की बात है कि संविधान बनाने वालों ने किस उद्देश्य से बनाया था। तो ये तो वो भावना है जो उनकी भावना को हमें समझना है, और उस बेसिक स्ट्रक्चर या उस भावना को हम निरंतर आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुसार आपको बताते जाएंगे। जैसे कुछ बुनियादी चीजें हैं, गणराज्य ये रहेगा तो हमेशा रहेगा, रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिज्म हो, उसके बाद जब हम लोग बात करें सेकुलरिज्म हो, जस्टिस हो, ठीक है, इक्वलिटी हो, यूनिटी हो, ये वो बेसिक चीजें हैं जो कभी भी आप खत्म नहीं कर सकते। इंडिया में यूनियन स्ट्रक्चर है, उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगा, प्रेसिडेंट की सुपरमेसी है, कुछ मामलों में वो रहेगी, तो उसको आप नष्ट नहीं कर सकते हो। ये वो मूल ढांचे हैं, और भी समय आएगा जब आप हमारी नौबत आएगी हम आपको बताते जाएंगे। तो इसकी कोई फिक्स परिभाषा तो नहीं है, केवल भावना है, और उस भावना को हम लोग समझते रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हक है संविधान के मुद्दों पर बोलने का। और एक फैसला इन्होंने यहाँ एक और जोड़ दिया, वो ये था कि अनुच्छेद
1968 के तहत कोई भी संविधान संशोधन जो किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, चाहे वो अनुसूची 9 में आ रही हो, चाहे वो अनुसूची किसी में शामिल कर रहे हो, हम उसका न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे और पुनरावलोकन कर कर हम उस चीज का मूल्यांकन करेंगे कि वो उचित है या नहीं है। क्लियर है? यदि हमें लगा कि उसने संविधान की मूल भावना, मूल ढांचे को प्रभावित नहीं किया, तब तो वो वैलिड रहेगा, और यदि उसने किया है तब उसको इनवैलिड कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे पास राइट है कि हम आपको जस्टिस करें, हम आपको गलत नहीं ठहरा रहे हैं, आप अपनी जगह सही हो, हम अपनी जगह सही है। इस फैसले को न्यायपालिका, लोकतंत्र और संपूर्ण जनता की जीत माना गया। पर ये जो फैसला हुआ था ये 7:6 में हुआ, तो ये कह सकता हूं कि 6 न्यायाधीश जो थे वो बट गए, 6 पक्ष में थे और 6 विरोध में थे। और जो विरोध में थे उनमें कुछ प्रमुख थे, जैसे A.N. राय, जो आपको मैंने R.C. कूपर मामले में बताया था 10:1 था, तो जो एक विरोधी था जिसने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था वो A.N. राय था। हालांकि 10 लोग पक्ष विपक्ष में थे, ऐसे में R.C. कूपर के पक्ष में फैसला चला गया था, तो वो A.N. राय यहाँ विरोधी में था। उसके बाद करूंगा तो हमीदुल्ला बेग जो है वो दूसरे न्यायाधीश थे जो इसके विरोधी थे, और भी एक लंबी सूची है। तो ये 6 प्रमुख रूप से विरोधी थे और 6 पक्ष में थे। ऐसे में तत्कालीन जो चीफ जस्टिस थे SM सीकरी, ये उनके पाले में चली गई गेंद, क्योंकि उनका फैसला जिसके पक्ष में होगा वही चला जाएगा। और जो महत्वपूर्ण चीज है यहाँ समझने की, जो मैं आपको वापस बताना चाह रहा हूं, कि 24 अप्रैल को यह फैसला सुनाया गया और 24 अप्रैल को रात 12 बजे SM सीकरी का कार्यकाल हमेशा के लिए खत्म हो रहा था, यानी वो अब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, वो रिटायर्ड होने वाले थे। तो उन्होंने अपने अंतिम पारी के अंतिम चंद बोलों में एक महत्वपूर्ण खेल खेल गए और उन्होंने एक निर्णय लिया कि वो सरकार के खिलाफ चले गए और सरकार की इस मनमानी को उन्होंने रोक दिया। और जब आप इस फैसले को पढ़ोगे तो आपको यह भी लगेगा कि इंदिरा गांधी को भी उन्होंने सही ठहराया, पर उन्होंने संविधान को सर्वोपरि कर दिया। और इस दिन एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला वो इस राष्ट्र को दे गए कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति, आवश्यकताओं को, उन आवश्यकताओं में यदि संविधान के बाई लॉ अगर ऐसा लिखा है कि नहीं कर सकते और भावना ऐसी है कि अच्छाई की है तो कर सकते हो, जैसा मौलिक अधिकार बाई लॉ कहता है कि बड़ा है, लेकिन राज्य का नीति निर्देशक तत्व की भावनाएं ऐसी हैं कि जरूरी है, ऐसे में वो भी कुछ परिस्थितियों में सर्वोपरि है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन, 29वां संविधान संशोधन उचित है, ये महत्वपूर्ण है, इनको हम अवैध नहीं घोषित कर रहे। सरकार की यह अधिकार है कि वो संविधान संशोधन कर सकते हैं, हम इसको भी नहीं रोक रहे हैं, पर सरकार की ऊपर बाध्यता है कि वो मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करेगी। और ये हमारी जिम्मेदारी समझो या हमारा अधिकार समझो कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि सरकार के द्वारा कोई भी संशोधन जो उन्होंने किया है उस संशोधन को वो पुनः एक तरीके से उसका रिवेल्युएशन कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू उसका कर सकते हैं। तो इस तरीके का प्रावधान जो है वो यहाँ पर विकसित किया गया। फैसला जैसे SM सीकरी ने सुना, इंदिरा गांधी ज्यादा खुश नहीं थी इस फैसले से, क्योंकि ये सरकार को एक तरीके से टू चेक प्रोबेबिलिटी आ चुकी थी कि सरकार को हम चेक कर सकते हैं। इस फैसले के बाद में जो हुआ वो बहुत अनैतिक था और बहुत लंबे समय तक बाद में एक प्रक्रिया चलती गई। कुछ न्यायाधीश ऐसे थे जो SM सीकरी के पक्ष में थे, 6 न्यायाधीश, जिनमें हेगड़े, ग्रोवर, जो HR खन्ना थे इस तरीके के, और दूसरी तरफ A.N. राय, हबीबुल्ला जो बेग है, ये वो थे जो विरोध में थे, यानी जो इंदिरा गांधी के सरकार के पक्ष में जिन्होंने फैसला सुना दिया था, पर फैसला बहुमत का मान्य होगा। ऐसे में बनने तो चाहिए थे ग्रोवर या हेगड़े या इन सब को बनना चाहिए था, क्योंकि ये सीनियरिटी में आगे थे, पर इंदिरा गांधी ने 25 अप्रैल को एक ऐतिहासिक दिन ला दिया और जिससे ये दोनों नाराज हो गए और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था बाद में कि हेगड़े और इन सब को बनना चाहिए था। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना निर्णय परिवर्तित कर कर, लाइन ऑफ ऑर्डर का उल्लंघन कर कर A.N. राय को क्या किया, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। और उसके बाद HR खन्ना भी एक मामले में इंदिरा के खिलाफ चले गए थे, जिनको बाद में बनना चाहिए था, पर HR खन्ना को भी उन्होंने नहीं बनाया, सीनियरिटी का उल्लंघन किया। और फिर हमीदुल्ला बेग जो है उनको उन्होंने चीफ जस्टिस बना दिया। जब हम लोग चीफ जस्टिस की बात करेंगे अंडर आर्टिकल 124, तो वो कहता है कि देश का राष्ट्रपति क्या करेगा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। फिर 42 अमेंडमेंट एक्ट राष्ट्रपति को बाध्य कर देता है कि सब कुछ वही करेगा जो सरकार चाहती है। ऐसे में इस पूरे जब निर्णय की जब हम लोग बात करेंगे तो यहां एक ऐसे प्रावधान, एक परंपरा शुरू कर दी गई जो उल्लंघन हुआ, क्योंकि 124 में कहीं नहीं लिखा है कि कौन बनेगा, बस इतना लिखा है
कि राष्ट्रपति बनाएगा, पर एक प्रचलन था अभी तक, मतलब इंदिरा गांधी के समय तक की बात करूंगा तो एक प्रचलन था कि जो सीनियर मोस्ट जज थे केवल उन्हीं को क्या किया जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। पर इस केशवानंद भारती केस के बाद में द्वेष की वजह से इंदिरा गांधी ने इस नियम का उल्लंघन किया। हालांकि ये नियम ना तो किसी कानून में लिखा है ना किसी संविधान में लिखा है, और वो निरंतर फिर अपनी इच्छाओं के अनुकूल करती रही और बहुत बार उन्होंने उल्लंघन किया, जिससे न्यायपालिका के बहुत से लोग नाखुश हुए। खन्ना ने भी इस्तीफा दिया था, हेगड़े और इन सब लोगों ने, ग्रोवर ने, इन सब ने इस्तीफा ही दिया था सरकार से नाखुश होकर। और अंत में फिर 1993 में सुप्रीम कोर्ट खुद एक फैसला सुनाती है कि कभी भी मुख्य न्यायाधीश हम लोग उसको नहीं बना सकते हैं जो सीनियर का उल्लंघन करता हो। सीनियर मोस्ट जो जज होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, चीफ जस्टिस बनाएंगे। निरंतर इस तरीके की कोशिशें होती रहती हैं, पर क्योंकि कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, तो ये प्रचलन देखने को मिलता है। तो ये एक प्रमुख मुद्दा था जो केशवानंद भारती केस का था। हमें उसके बाद क्या हुआ वो यहाँ डिस्कस करने का मुद्दा नहीं था, लेकिन केशवानंद भारती केस में जो फैसला सुनाया गया वो इम्पोर्टेंट था। तो इस तरीके के निरंतर प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए AB+ TV।